दोस्तों ये वीडियो बड़े ध्यान से देखना और इस वीडियो के एंड में आप लोगों के लिए सरप्राइज है, वो आप लोगों को देखकर बहुत मज़ा आने वाला है। पूरी वीडियो ध्यान से देखना एंड तक का। अच्छा, अक्सर ऐसा ही होता है ना, आप लोग घर से कोई गलती करके निकल गए, जब तक घर पर वापस नहीं आते हो तब तक घर वाले बिल्कुल शांत होते हैं। अरे मेरा बच्चा आ जाओ, कुछ नहीं कहेंगे। अरे अरे कोई नहीं है, तो गलती हो जाती है यार, होती रहती है। और जैसे ही घर में आ गए फैसा फिर होती है धुनाई। तो पहले तो वेट कर रही थी घड़ी कि हाँ चलो वहाँ पे चला गया, चलो आने दो इसको, ठीक है, किससे पूछ के गया अब ये बता। तो ये मुझे देख के बड़ी हंसी आई। मैंने कहा अक्सर ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है घरों में भी कि हाँ ठीक है, बच्चे ने गलती कर दी, स्टार्टिंग में तो ठीक है, पर जैसे ही पास में आया उसको धुन दिया पकड़ के। दोस्तों ये छोटे छोटे से लाइट मोमेंट होते हैं जो कि टफ जिंदगी को कई बार हंसी खुशी में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। तो थोड़ा हंस भी लिया करो, ठीक है, हंसने में कोई जीएसटी नहीं लगता है। ओके। तो 14 मई है, शानदार डिस्कशन रहने वाला है जिसको आप लोग प्यार से आईएनए बोलते हो। बहुत ही कुछ डिस्कस करेंगे। कल का दिन कैसा रहा? कईयों का तो बहुत अच्छा रहा, पर लेकिन कईयों का बहुत ही बेकार भी रहा। क्यों? क्योंकि कल जो है सीजीएल का रिजल्ट आया, तो कई सारे मेल आए, कई सारे दुखी वाले मेल भी आए और कई सारे खुशी वाले मेल भी आए यहाँ पर। तो जिनका सिलेक्शन हुआ है उसमें है रजत और इसी के साथ में यहाँ पर तनिष्का। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि एसएलवी फैमिली मेंबर जो कि लंबे समय से लगे हुए हैं, वो किसी न किसी पोस्ट पर हर बार सेलेक्टेड होते जा रहे हैं। पर लेकिन सबसे बड़ी बात मुझे ये लगती है कि सिलेक्शन जैसे ही रिजल्ट आता है उसके 1 घंटे के 1.5 घंटे के अंदर अंदर जो है वो मेल आ गया। इंसान जो है वो अपनी खुशी नहीं पचा पाता है कि वाह यार सिलेक्शन हो गया, और उसमें यहाँ पर मेल कर देना। ऐसा ही जो एनडीए की फर्स्ट रैंक आप लोगों को देखने को मिली थी उनकी, मतलब सिलेक्शन हुआ उसके जस्ट मुझे लग रहा है कि पौना घंटा हुआ था बस, ठीक है, बंदे ने मैसेज कर दिया, ठीक है। तो मतलब एक तरीके से ये बड़ी बात होती है यार, आप लोग खुद देखो, मतलब एक तरीके से उस टाइम पर भी माइंड में ये रहना कि यार एक टीचर है जो हमको पढ़ाता है। तो ये मतलब अपने आप में स्पेशल फील होता है कई बार, कि मतलब फील करता हूँ मैं कई बार। मैंने कहा अभी तो रिजल्ट आया था, बंदे ने मेल भी कर दिया बैठ के, ठीक है। तो ये मतलब रियलिटी में कह रहा हूँ यार, मतलब डिफरेंट सी फीलिंग आती है बड़ी, मतलब उससे लगता है कि मैं भी फैमिली का पार्ट बना हुआ हूँ, है कि नहीं। उस तरीके की फीलिंग आती है एकदम कि एकदम, वरना इंसान जो है कई बार ऐसे भी होते हैं बच्चे जो ना कई महीनों बाद मेल कर रहे हैं, यार टीचर भी तो थे, उनको भी याद कर लेते हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस डियर बोथ ऑफ यू। और कई सारे ऐसे भी जिनका सिलेक्शन हो रहा है, कह रहे सर हमारा नाम मत बताना, क्योंकि उनको सीजीएल में नीचे वाली पोस्ट मिली है, तो वो अभी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो यार देखो सिलेक्शन होता है, जो नीचे वाली पोस्ट आप लोग बता रहे हैं वो इन रियलिटी में बहुत सारे लोगों का सपना होता है। तो ये मत सोचो कि यार ऐसा कुछ हो रहा है, क्योंकि आप लोगों का काम जो है वो आगे बढ़ते रहना है। और आप लोगों ने देखा होगा जब भी मैं आप लोगों को मेल का जो रिप्लाई करता हूँ उसमें हमेशा एक चीज़ मैं आप लोगों को लिखता हूँ। मैं कभी भी आप लोगों को ये बोल के नहीं छोड़ता हूँ कि मैंने कहा बधाई हो, बस यहीं तक ही रुकना है। मैं बोलता हूँ कि बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर एंडेवर, यानी कि यहाँ तक आप लोग आगे, बड़ी बात है, सो प्राउड ऑफ यू डियर। पर लेकिन आगे भी लगे रहना है, यहीं आप लोगों की जर्नी नहीं रुकनी चाहिए। यानी कि लाइफ में ना यार हमेशा आप लोगों को ये याद रखना है कि लाइफ में हमेशा कभी भी आप लोगों को फुल स्टॉप नहीं लगाना है, कोमा लगते रहने चाहिए कि अच्छा ये अचीव कर लिया, ये अचीव कर लिया, ये अचीव कर लिया। ऐसे नहीं कि बस एक कोई एग्जाम निकाला या फिर कोई एक टारगेट अचीव किया, बस वहाँ पर जाकर रुक गए, ऐसे नहीं होते। इस तरीके से लाइफ जो है वो अच्छी नहीं चलेगी। आप लोगों को जर्नी को एंजॉय करते हुए आगे चलते रहना है। और जिस किसी का भी सिलेक्शन नहीं होता उसे लगता है कि यार लाइफ जो है वो रुक गई है, तो बोला गया कि इफ यू आर फील योर जर्नी इज गोइंग विद ए लॉट ऑफ स्ट्रगल, तो बिलीव करना मेरे दोस्त, ये जो डेस्टिनेशन होगा ना जिस दिन आप लोग अचीव करोगे, वो मोस्ट ब्यूटीफुल और यूनिक आप लोगों को देखने को मिलेगा। बस थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिएगा, क्योंकि देखो यार एग्जाम ना ये एक ऐसी चीज़ होते हैं, ये आप लोगों का ऐसे नहीं कि जो कोई एग्जाम है आप लोग उसको इस तरीके से देख लेते हो कि अब की बार नहीं हुआ, कुंभ का मेला थोड़ी ना फिर आ रहा है। और आप लोग हमेशा एक चीज़ ध्यान रखो, जैसे मान लो आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो मेरा हमेशा सजेशन रहेगा कि अपने राज्य का स्टेट पीसीएस भी आप लोगों को जरूर देना है,
वो आप लोगों को बहुत फायदा पहुंचाएगा, खासकर जब आप लोग चीज़ों को समझते हो तो इंटरव्यू में आप लोग जाकर बैठते हो वहाँ पर फायदा पहुंचाएगा। इसी के साथ में जब आप लोग को होम कैडर मिल जाए तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को जानने को मिलती है। अपने कम से कम राज्य का स्टेट पीसेस आप लोग साथ में लेकर चला करो, इससे आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस भी रहेगा। और कई बार ऐसा होता है कि स्टेट पीसेस निकल जाता है तो बंदा जो है आगे चलकर यूपीएससी भी निकाल देता है, और जब यूपीएससी के लेवल पर आप लोग तैयारी करें तो स्टेट पीसेस जो है वो आसानी से निकल जाता है। और सबसे पहले आज जो है पेपर भी है, कई सारे एग्जाम्स हैं, तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू यार। जो भी एग्जाम देने जा रहे हो अपना 100% देना, क्योंकि सारी चीज़ें जो हैं वो यहीं पर रखी रह जाती हैं। टेंशन लेकर अगर साथ में जाओगे तो कुछ भी अच्छा नहीं कर पाओगे। तो जिसका भी एग्जाम है ऑल द बेस्ट, दिल से पेपर देना, ठीक है। और इस तरीके से देना कि बस मजा करने है, जैसे पार्टी करने जाते हैं। प्रेशर किस चीज़ का लेना है यार, प्रेशर कुकर थोड़ी ना बना रखी है ज़िंदगी, तो प्रेशर नहीं लेना है। बिल्कुल डीओवे लगा के, सेंटिमेंट लगा के मस्त तरीके से जाना, आगे पीछे वालों को भी लगे कि वाह क्या महक रहा है भाई साहब, यही आया पेपर देने तो बस बिल्कुल ना, गर्लफ्रेंड से मिलने जाते हैं, बॉयफ्रेंड से मिलने जाते हैं, खुश होकर जाते हो ना, बिल्कुल ऐसे ही जो मेहनत कर रखी है आप लोगों ने, पूरी साल रगड़ा है अपने आप को, तो उस मेहनत को ढंग से प्रेजेंट करो, उसको इज्जत भी दो, ठीक है। तो फिर से बधाई हो एसएलवी फैमिली मेंबर को, तो कमेंट बॉक्स में कॉन्ग्रेचुलेशंस लिख दिया करो अगर कोई ऐसे सिलेक्टेड मेंबर होते हैं, ठीक है। और इसी के साथ में एक ड्यूटी है आज आप लोगों की, आज है 14 मई और आज मदर डे भी है। तो यहाँ पर नॉर्मली आप लोग देखो तो मई का जो सेकंड संडे है वो मदर डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। और माँ, मुझे ऐसा लगता है कि यार एक ऐसा प्राणी है इस धरती पर, एक लौता प्राणी है, जब मैंने आप लोगों को पहले बोला था, जिसके साथ में आप लोग दुनिया में सबसे ज़्यादा टाइम बिताते हैं। दुनिया में जो भी आप लोगों की लाइफ है वो सबके साथ में आप लोग बिताते हैं, पर माँ के साथ में 9 महीने आप लोग एक्स्ट्रा बिताते हो। तो इसलिए माँ के लिए एक्स्ट्रा प्यार उमड़ कर आता है बच्चों के अंदर से, है कि नहीं। तो उसी माँ को, जो कि जिस संडे में आप लोग लाइफ को एंजॉय करते हो, उसी माँ का काम बढ़ जाता है। उसी माँ को याद करने के लिए बेसिकली ये डे बनाया गया है। हालांकि माँ एक ऐसी यार प्राणी है, माँ और बाप वो कभी भूलते नहीं है, ठीक है। हमेशा दिमाग के सबको से माइंड में कहीं ना कहीं रहते हैं, हमेशा याद रहते हैं, ठीक है। तो फिर भी मदरहुड को सोसाइटी में सेलिब्रेट करने का ये एक अच्छा डे यहाँ पर रखा गया है। तो आज कम से कम एक आप लोगों की बात है, अपनी मम्मी को कॉल करना और आई लव यू मॉम बोलना, ठीक है कि नहीं। कौन कौन बोलने वाला है देखो मैं तो बोलूँगा, ठीक है, आप लोग बताओ कि बोलना है कि नहीं बोलना है। तो मम्मी को कॉल करना, आई लव यू मॉम बोलना, और बोलना, मैंने कभी नहीं बोला नहीं है, कभी भी शर्म आती है, कई बार शर्म को साइड में करो, नहीं जिसने करी शर्म उसके फुट्टे गरम, तो शर्म को साइड में रखना और बोल देना। अगर नहीं बोला जा रहा तो सर ने बोला था बोलने के लिए, इसलिए बोल दिया बाद में, ठीक है बोलना जरूर यार, देखना अच्छा लगेगा उनको भी, और बोलना कि आपने इतना कुछ किया हमारे लिए, तो मतलब इतना तो बनता भी है। तो कुछ ऐसे शब्द बोलना ताकि देखना उनको कितना अच्छा लगेगा, ठीक है। तो आज का डे शानदार तरीके से सेलिब्रेट करना ये आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ओके। तो ये था एक डे, मुझे लगा। और हाँ, कहीं पर भी हो फ़ोन जरूर करना, पेपर है तो पेपर देकर आकर फ़ोन करना, जैसा भी पेपर हो, अच्छा या बुरा, पर लेकिन अपने दिन को अच्छे से एंजॉय करना है, ओके। ध्यान रखिएगा अपना अच्छे से। दोस्तों, कुछ एक्टर्स ऐसे हैं जो बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपने टैलेंट के नाम से जाने जाते हैं, और मुझे लगता है उनमें से एक हैं आयुष्मान खुराना साहब। आप लोग ही क्या रहे हैं इनके बारे में। इनकी मूवी जो रहती हैं वो लो बजट रहती हैं, पर लेकिन उनका एक कॉन्सेप्ट रहता है जो कि सोसाइटी में एक अच्छा कई बार मैसेज भी देकर जाती हैं। अभी यहाँ पर एक काफ़ी शानदार काम यहाँ पर हो रहा है, जिसमें आयुष्मान खुराना साहब को जो स्पेशल ओलंपिक होते हैं, स्पेशल ओलंपिक मतलब जो यहाँ पर ओलंपिक रहते हैं जिसमें दिव्यांगजन जो रहते हैं उनका ओलंपिक जो आप लोगों को देखने को मिलता है, तो उनके टैलेंट को बाहर निकालने की कोशिश की जाती है। तो इनके द्वारा यहाँ पर उस पर्टिकुलर ओलंपिक के लिए इंडिया की जो टीम है उसकी साइड से एम्बेसडर जो हैं ये बनकर यहाँ पर गए हैं। इनको एज ए एम्बेसडर के तौर पर चुना गया है, उनको मोटिवेट करने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए। और कहीं ना कहीं एक तरीके से आप लोग बोलते हैं कि एक ऐसा एक्टर जब आकर जुड़ता है तो है ना कहीं इंसान जो है वो भी सोचता है एक तरीके से ना, खासकर उन बच्चों को जिनको कोई नॉर्मली अगर बात करें कई बार सोसाइटी हम एक्सपेक्ट एक तरीके से एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं, और वहाँ पर इस तरीके से कोई एम्बेसडर आकर उनको एक तरीके से सपोर्ट कराए, तो ये एक्टर लेवल का जिसको बहुत ही फॉलो करती है एक तरीके से दुनिया, तो ये बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में। तो बर्लिन के अंदर में आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेगा जून 16 से लेकर जून 25, बर्लिन मतलब जर्मनी के अंदर में। तो स्पेशल ओलंपिक जो जर्नी है टू द बर्लिन, ठीक है। तो ये काफ़ी एक प्रेस्टिजियस इवेंट है जो कि एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है अराउंड द वर्ल्ड जो भी एथलेटिक्स होते हैं यहाँ पर, और कंप्लीट एक तरीके से यहाँ पर एक विस्फोट का आप लोग एक कुंभ इसको बोल सकते हैं। तो उस कुंभ में हमारे देश के खिलाड़ी अपना नाम रोशन करें, तो यहाँ पर ये काफ़ी अच्छा एक तरीके से बोल सकते हैं एक सिस्टम क्रिएट किया जाता है कहीं ना कहीं देश के अंदर में। और पहले यार देखो कहीं ना कहीं खिलाड़ियों को उतनी अहमियत नहीं दी जाती थी, पर जब से सोशल मीडिया और ये सारी चीज़ें आई हैं और हमारे देश में भी कहीं ना कहीं हम लोगों ने अपनी प्लानिंग करना स्टार्ट कर दिए, खेलो इंडिया जैसे प्रोग्राम चल गए हैं, तो आज की डेट में जो कोई भी अगर प्लेयर जीत के आता है तो आप लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर कहीं ना कहीं उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। वरना पहले जानते तक नहीं थे, अच्छा ये वर्ल्ड कप जीत कर है, अच्छा कौन सी मतलब टीम है, किस पर्टिकुलर खेल से खेलते हैं,
आज के डेट में एटलीस्ट कम से कम वो माहौल नहीं है, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी लगती है कई बार देखने में। आप लोग का फेवरेट एक्टर कौन है अगर पूछा जाए आज की डेट में, जो कि सोशल कोज के लिए भी जाना जाता है, आप लोगों से बोला जाए फेवरेट एक्टर या फिर एक्ट्रेस से बोल सकते हैं आप लोग, कौन है? साउथ इंडिया का भी ले सकते हैं आप लोग कोई नाम, ठीक है। ऐसा नहीं कि बॉलीवुड इंडस्ट्री का ही नाम लेना है, हॉलीवुड में मत जाना, इंडिया का ही बता देना, ठीक है। चलिए बताइएगा जरूर। नेक्स्ट यहाँ पर वैसे तो गेम की न्यूज़ है, पर लेकिन आप लोगों को मोटिवेट करने वाली न्यूज़ आप लोगों को देखने को मिलेगी। बात की जा रही है रिदम सांगवान के बारे में। इनके द्वारा ब्रोंज मेडल जीता गया यहाँ पर, जो कि इंटरनेशनल शूटिंग जो स्पोर्ट फेडरेशन में अभी यहाँ पर जो वर्ल्ड कप चल रहा, तो यहाँ पर ये जो वर्ल्ड कप चल रहा है यहाँ पर, इसमें इनके द्वारा यहाँ पर ये शानदार परफॉर्मेंस दी गई। कहाँ पर? अजरबैजान के अंदर। तो 100 मीटर जो एयर पिस्टल होता है उसकी कैटेगरी में इनके द्वारा थर्ड राउंड में अच्छे खासे पॉइंट जो हैं वो यहाँ पर ग्रैब किए गए। और देखो, अपने देश में खेलना एक बार को आसान रहता है, अपने इन्वायरमेंट में, माहौल में खेलना, पर जब किसी और देश में जाकर आप लोग खेलते हो तो ये अपने आप में बड़ी बात होती है यार, ठीक है। तो ये सैल्यूट है यार, इस तरीके से देश की बच्ची जो है वो एक तरीके से देश का नाम रोशन कर रही है। तो कहीं ना कहीं इससे आने वाले टाइम में और बच्चियां जो हैं इस फील्ड में आगे निकलती हुई नजर आएगी, तो दूसरों के लिए भी राह यहाँ पर ये क्रिएट किया जाता है कि नहीं? आप लोग की क्या राय है बताना जरूर। दोस्तों, रिसेंटली देश के अंदर में काफ़ी बड़ा फंड क्रिएट किया गया था, कैसे हम अपने देश के ढांचे को बढ़ा सकते हैं और आगे लेकर चल सकते हैं। उसको बोलते हैं नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। ये जो फंड था 2015 में क्रिएट किया गया, और देश के अंदर में कैसे ढांचा तैयार किया जा सकता है, ये काम करने के लिए यहाँ पर इसको तैयार किया गया था फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली साहब के द्वारा 2015 में। अब वो हमारे बीच में नहीं रहे, पर लेकिन एक ऐसी चीज़ बना के गए, अगर इसको ढंग से यूटिलाइज किया जाए तो बहुत बड़े ढांचे हम लोग देश के अंदर में क्रिएट कर सकते हैं। और काफ़ी सारे काम यहाँ पर किए भी जा रहे हैं इसके अंदर में। मास्टर फंड, फंड्स ऑफ फंड, स्ट्रेटेजिक फंड, मतलब बहुत तरीके फंड बनाए गए, कैसे कैसे उस फंड का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर देखिए कोई भी काम आप लोग करना है, एक बेसिक फंड की रिक्वायरमेंट रहती है। तो यहाँ पर ये फंडिंग का जो प्रोसीजर है यहाँ पर ये स्टार्ट किया गया 2015 में। आज की डेट में काफ़ी सारे फायदे देखने को मिल रहे हैं अलग अलग एरिया में। तो जैसे मैंने बताया यहाँ पर, ये जो फंड है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंड है, जो कि एक सोवरन वेल्थ फंड की तरीके से देखा जाता है, रजिस्टर है सेबी के साथ में। और सेबी रेगुलेशन एक्ट जिसकी कैटेगरी में बात करें यहाँ पर अगर, तो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड की तरीके से यहाँ पर इसको देखा जाता है, ताकि देश में ढांचागत विकास किया जा सके। अभी न्यूज़ में क्या है? अभी न्यूज़ में यहाँ पर यह है कि एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जिनका नाम है राजीव धार, इनको सीईओ बना दिया है, इंतरिम सीईओ बनाया गया है यहाँ पर इस पर्टिकुलर फंड का, ठीक है। तो यहाँ पर ये बेसिकली धार साहब जो है यहाँ पर अब इस पर्टिकुलर पोस्ट को संभालेंगे। इससे पहले अगर बात करें यहाँ पर जिनका नाम था यहाँ पर सुजोय बोस, तो यहाँ पर वो छोड़कर जा रहे हैं। अब तक वो यहाँ पर इसके पर्टिकुलर एक कंट्रोलर थे यहाँ पर, अब यहाँ पर देखने को मिलेगा। गवर्नमेंट ने अभी यहाँ पर इस्टेब्लिश किया है 40,000 करोड़ फॉर द कमर्शियल फंडिंग, ताकि देश में इन्वेस्टमेंट को एक सही डायरेक्शन दी जा सके। तो ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट फंड बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में था रिसेंटली, बहुत सारे इसके ऊपर आर्टिकल भी छपे थे। तो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के तरीके से भी क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर बन सकता है, ठीक है। एक छोटी सी बात, आज टेस्ट होगा आप लोगों का, तो टेस्ट पार्टिसिपेट करना है आप लोगों को। एक होगा 9:30 बजे और दूसरा होगा शाम को 5 बजे, तो वो भी टेस्ट आप लोगों को देना है। ये तो नॉर्मली टेस्ट चलता है, पर लेकिन जो टेस्ट प्रैक्टिस होगी वो भी आप लोगों को यहाँ पर पार्टिसिपेट करना है। हालांकि जो पेपर देने जाएंगे वो नहीं कर पाएंगे, तो बाद में अपना टेस्ट दे लेना, टेस्ट नहीं छोड़ना है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं फ्यूचर में यूपीएससी क्लासेस, उसके लिए चीज़ें स्टार्ट हो चुकी है, पर एक दिन ध्यान रखना यार, मैंने बोला था कि 50% डिस्काउंट दिया जाएगा उन लोगों को जो भी आज की डेट में यहाँ पर कहीं कोचिंग कर रहे हैं। तो यार कम से कम ऐसी हरकतें मत करो, वहाँ पर फर्जी स्लिप बना कर सेंड की जा रही हैं, या पुरानी बहुत स्लिप पड़ी है कोई कई साल की, उसके ऊपर डेट चेंज कर सेंड कर रहे हो। मतलब यार वो इसलिए दिया गया था कि ताकि आप लोग कहीं पर कोचिंग कर लिए हो, कहीं पर फंस गए हो, मतलब फिर भी आप लोगों को थोड़ी सी सपोर्ट प्रोवाइड कराया जा सके। पर लेकिन फर्जी तो मतलब यार बना के इस तरीके से, ये मतलब सोचो आप लोग, ये पूरी साल की फीस वो आप लोग की होने वाली है। एक इसी के साथ में अगर कोई भी डिफेंस सर्विसेज से आता है, जिसके फादर जो हैं वो शहादत को प्राप्त हुए हैं देश की सेवा करते करते, उसके लिए ये कोर्स जो है वो फ्री में प्रोवाइड रहेगा। जैसे मैंने एपीएफसी वाले में भी मुझे लगा कुछ ऐसे ही होंगे, शायद मुझे लगा शायद 13 या फिर 14 के करीब बच्चे ऐसे थे जिनको मैंने एपीएफसी वाले कोर्स में ज्वाइन किया था। ऐसे ही मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट है यहाँ पर उन बच्चों के लिए। ये मतलब एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं उन्होंने देश के लिए इतना कुछ किया, तो एक छोटा सा आप लोग एक उनके बच्चों के लिए कंट्रीब्यूशन बोल सकते हैं। अगर वो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो भी हमारे इस प्लेटफॉर्म पे रहेगा, उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, ठीक है। तो ये बता दीजिएगा अगर कोई भी ऐसा बच्चा आप लोगों को आसपास में देखने को मिलता है
बस मुझे अपनी ईमेल, अपनी आईडी जो रहेगी और अपना नंबर मोबाइल जो रजिस्टर कर एप्लीकेशन पर सेंड कर देना, मैं उसको कोर्स के अंदर में ऐड करा दूंगा टेक्निकल टीम से, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी बातें थी जो आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी टेस्ट सीरीज वगैरह, सीसेट वगैरह, वो सारी चीज़ें आएंगी, टेंशन मत लेना इसमें, आराम से। और सीडीएस के लिए भी अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं अच्छे से, तो आप लोग भी यहाँ पर इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पर 9 महीने तक कोर्स चलने वाला है। अगर जो 3 महीने बाद पेपर है उसके ध्यान से दे रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा सा इसको देख कर करिएगा, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि तसल्ली में जो भी किया जाए उसको अच्छे से काम को कंप्लीट किया जाए, ना कि हफरा तफरी में। ओके दोस्तों, ये जो आर्टिकल है आप लोगों को अंदर से हिलाने वाला है। जी हाँ, कुछ ऐसा ही इस आर्टिकल के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। अभी बात करूंगा देश के अंदर में जो सब स्टैंडर्ड दवाइयाँ हैं उनके बारे में। ये जो आर्टिकल है जीएस पेपर 2 में जो हेल्थ वाला सेक्शन है उसके साथ में आप लोग कनेक्ट करके देख सकते हैं। और आज की डेट में अगर मैं आप लोगों से बोलूं, आप लोगों ने कई सारी मूवीज़ पुराने टाइम की देखी होंगी कि अक्सर क्या होता था कि दवाई के पैसे नहीं है और माँ की डेथ हो गई। ये पुराने टाइम में बहुत ही सारी मूवीज़ में आप लोगों ने देखा होगा। यानी एक तरीके से घर में पैसा नहीं है, घर जो है वो बारिश में टपक रहा है, बड़ी तूफानी रात है, बच्चा सड़कों पर घूम रहा है, माँ के लिए दवाई लेने गया हॉस्पिटल, वहाँ पर बेसिकली दवाई नहीं मिली, पर वो चोरी कर भाग के आया, बाद में देखा तो माँ जो है मर चुकी है। यानी कि दवाई जो है आज की डेट में अगर आप लोग बात करें, लोगों को इतना ट्रस्ट है कि हाँ ये ठीक कर देगी। यानी कि लोग दवाई को और भगवान, बेसिकली डॉक्टर को बिल्कुल भगवान की तरीके से मानते हैं। अगर बोलूं कि यार बॉडी में थोड़ा दर्द है, ऐसी थकावट सी हो रही है, हल्का हल्का फीवर लग रहा है, तो तुरंत इंसान बोल देगा कि डोलो ले लो। पर लेकिन सोचो उस डोलो के अंदर ही अगर कुछ इस तरीके से काम कर दिया है कि वो डोलो जो है उस स्टैंडर्ड की न रहे जिस स्टैंडर्ड की है, इंसान को कुछ ऐसी चीज खुआई जाए कि वो उसकी हेल्थ पर ना तो पॉजिटिव इंपैक्ट डाले और ना ही नेगेटिव इंपैक्ट डाले, तो दवाई तो ले ली पर इन रियलिटी में इंसान को कोई ठीक ही नहीं हो रहा है वो इंसान। तो आज की डेट में इंडियन मार्केट में इस तरीके की दुनिया भर की दवाई देखने को मिलती है, पर हमारे देश में यहाँ पर रिकॉल करने का कोई यहाँ पर इस तरीके का फैसिलिटी नहीं है। रिकॉल का मतलब क्या होता है? रिकॉल का मतलब होता है कि वापस बुला लेना दवाई को, यानी कि मार्केट में से खींच लेना दवाई को, क्योंकि वो जो दवाई है वो हो सकता है किसी इंसान को बेसिकली जान जा रही हो उसको बचा ना पाए। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज देखने को यहाँ पर मिलते हैं। तो रिसेंटली अभी फार्मास्यूटिकल जो कंपनीज हैं, अगर बात करें, कई सारी ऐसी मिसलीडिंग बैच लगा रही है उनके ऊपर, दवाइयों के ऊपर, उनको सब स्टैंडर्ड दवाइयों को मार्केट में उतार रही है। तो इसकी वजह से बोला गया कि ड्रग रिकॉल कानून होना देश के अंदर में जरूरी है। कोई ऐसी दवाई जो कि मार्केट में आ तो गई है पर लेकिन इन रियलिटी में वो मार्केट के लायक है ही नहीं है, तो इसलिए उसको वापस आना जरूरी है। दुनिया भर की दवाई आज के डेट में देखने को मिलती है। कोई ना कोई इंसान कोई ना कोई दवाई खाता हुआ आज के डेट में पाया जाता है। शायद आप में से भी कोई ना कोई किसी न किसी दवाई का सेवन कर रहा होगा, पर लेकिन सोचो अगर वो दवाई जो है वो अप टू द मार्क नहीं है, जैसे स्टैंडर्ड की वो दवाई होनी चाहिए ऐसे स्टैंडर्ड की वो दवाई है ही नहीं है, तो आप लोगों को कैसा लगेगा? तो यहाँ पर कोई भी दवाई जिसको मार्केट में से हटाया जाए, क्यों? क्योंकि उसके साइड इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो दवाई जो है वो मिसलीडिंग तरीके से मार्केट के अंदर में बेची जा रही है, वोलेट कर रही है देश के अंदर में जो थोड़े बहुत कानून है क्वालिटी ऑफ मेडिसिन के या फिर सेफ्टी के, उसको वो वोलेट कर रही है। वो किसी भी तरीके से दवाई जो है वो कॉन्टेमिनेटेड हो चुकी है। आप लोगों को ये देखने को मिलेगा, मतलब जो कई सारे स्टोर चलाने वाले लोग हैं ना, वो भी ऐसी हरकतें करते हैं। कई सारे आप लोगों ने देखी होंगी चीज़ें कि एक्सपायर हो चुकी है दवाई पर उसको स्टोर में से नहीं हटाएंगे, सोचते हैं किसी तरीके से बिक जाए, निकल जाए, अपना क्या जा रहा है। समझ रहे हैं आप लोग? उस पर एक्सपायरी डेट जो है वो एक्सपायर हो चुकी है। इवन अगर फूड स्टोर में जाएंगे वहाँ पर बहुत सारे आइटम रखे रहते हैं अभी यहाँ पर जो कि एक्सपायर हो जाते हैं और फिर भी वहाँ पर चलते हैं। मुझे पहले आदत नहीं थी, पहले गांव में थे भाई साहब, गांव में सारी चीज़ें खाने नहीं है कि ब्रेड वगैरह और ये सब चीज़ें कौन मतलब वहाँ देख रहा है। पर लेकिन अब जैसे बाहर रहते हैं तो उसमें कभी कभी बीच में यूज़ करना पड़ जाता है। कोई आ गया कि चलो यार कुछ ना कुछ बना लेते हैं, बाहर से कुछ लेकर आना पड़ गया। तो मेरी आदत बन चुकी है कि मैं कोई भी प्रोडक्ट लूँ, चाहे मैं दुकान से लूँ, नॉर्मल दुकान से जहाँ पर जो जो इसे पैकेजिंग वाला प्रोडक्ट है, वैसे तो अवॉइड करना चाहिए इनको, पर लेकिन फिर भी अगर लेना पड़े, चाहे कोई बिस्किट ले रहे हैं चाहे कोई नमकीन ले रहे हैं, उन पे सेल्फ लाइफ लिखी रहती है 3 महीने या फिर 6 महीने। ये आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोग उसको देखें। सामने वाला तो अपना माल बेच रहा है, बेच कर जाएगा भाई साहब, वो तो अपना प्रॉफिट कमाने के लिए बैठा है वहां पर। आप लोगों की हेल्थ का ठेका नहीं ले रखा है उसने, तो आप लोगों की हेल्थ का ठेका आप लोगों को ही लेना है। और वो ठेका कैसे लेंगे? आप लोग अवेयर होके लेंगे उस चीज का ठेका। अगर आप लोग उस चीज से अवेयर ही नहीं रहेंगे तो कोई मतलब ही नहीं है ना यार उस चीज का। सामने वाला तो अपना प्रोडक्ट बेच के गया, तुम खा लो, पेट में इन्फेक्शन हो गया, डॉक्टर के पड़े हुए हैं। और अभी साउथ इंडिया में एक बच्ची की डेथ हो गई थी पेट में इन्फेक्शन की वजह से, जो उसने कुछ कई दिन का रखा हो, कुछ मांस वास का पता नहीं क्या बना रखा था, कुछ प्रोडक्ट था, मेरे नाम याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, वो उसने खाया था, रोल टाइप का था कुछ, और वो बेसिकली बीमार हुई और उसकी डेथ हो गई। समझ रहे हैं आप लोग? छोटी सी गलती, एक बाहर जाकर खाना खाया, ये देख सकते हैं आप लोगों को यकीन नहीं होगा यार। डॉक्टर से कई बार बात करता रहता हूँ, कई सारे डॉक्टर्स रहते हैं, ये जो मार्केट में जाके आप लोग खाते हो ना, जैसे कोई समोसा खा रहे हो, तला भुना चीजें आप लोग खा रहे हो,
इस तरीके जिसको जिसमें जो ऑयल होता है उसको बार बार यूज किया जाता है, वो जो ऑयल होता है ना जो बार बार रीयूज किया जाता है, वो कैंसरजेनिक टेंडेंसी रखने वाला ऑयल होता है। और आज की डेट में मार्केट में चाउमीन और ये इस तरह की चीजें खाते हुए लोग इतने चाव से मिलेंगे, जहां चाउमीन का या फिर आप लोगों को बर्गर का या फिर मोमोज का, मोमोज फिर भी एक बार को मतलब वैसे तो मैदा है उसके लिए, उसको भी रिकमेंड नहीं किया जाता है, पर जो चाउमीन वगैरह चीजें उनसे थोड़ा सा बेटर आप लोग इनको बोल सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि मैं मोमोज का प्रचार कर रहा हूं, ठीक है, पर लेकिन फिर भी अगर बात करें यहां पर तो हेल्थ को ध्यान में रखना आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। वो जो ऑयली चीज होती है, भूल कर भी ऑयल की चीज कोई बाहर ना खाओ। अगर रियलिटी में चाहते हो आज की डेट में आप लोगों को बाहर जिंदगी को थोड़ा सा संवारना, जैसे कि भुट्टा हो गया, आराम से खाओ भाई साहब, मतलब इतना भुट्टा इतना भुट्टा मैंने खाया ना जब दिल्ली में रहते थे, शाम को कई बार तो मैंने कहा यही अपना डिनर है आज का, ठीक है ना, भुट्टा उठाया फिर केले उठाए अपना, मतलब इस तरीके से एक तरीके से ना कुछ हेल्दी ढूंढना पड़ता था। सुबह को अपना चने भिगो लिए और अपनी सोयाबीन भिगो ली, और शाम को अपना भुट्टा और वो सब चीज़ें अपना। तो ये चीज़ें अगर आप लोग रियलिटी में घर से दलिया ले गए गेहूं का पिसवा कर अपना, भाई साहब आराम से पानी में बना लो, चाहे उसको दूध में बना लो, चाहे पानी में बनाकर दूध में डाल के खा लो, उसको जैसे भी खाओ, अपना ध्यान आप लोगों को अपने आप रखना पड़ेगा। तो ये सारी जब तक आप लोग चीजें नहीं समझोगे तब तक आप लोग चीजों को नहीं सुधार पाओगे। कॉन्टेमिनेशन हर जगह देखने को मिलेगा, बस घर वाले खाने को छोड़कर, तो इसलिए घर का खाना सबसे पहले प्रेफरेंस होना चाहिए। तो ये सारे कॉन्टेमिनेशन आप लोगों को खुद से ध्यान रखने पड़ेंगे, क्योंकि ये प्रोडक्ट बेचेंगे, क्योंकि मार्केट में है भाई साहब, इनको तो अपना माल बेचना है और अपने पैसे कमाने हैं, इसलिए सारे के सारे प्रोडक्ट आप लोगों को यहां पर अपने आप से समझने पड़ेंगे कि कौन सा आपके लायक है, कौन सा आपके लायक नहीं है। और ये प्रोडक्ट के ऊपर नहीं है, ये मैं आप लोगों को बोलता हूँ, ये हर चीज़ के ऊपर है। इवन आज की डेट में, जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था, अगर कहीं पर आप लोग कुछ चीज़ें ऐसी भी लेने जा रहे हैं ना कि आप लोगों को कहीं पर कुछ एक तरीके से कुछ सीखना है, जैसे कि आप लोग किसी को सिंगिंग सीखनी है, किसी को डांसिंग सीखनी है, तो इस तरीके से भी पहले देखो कि किसने वहाँ पर सिखाया है, क्या वहाँ पर जो भी सीख रहा है वहाँ पर क्या उसको आप लोग एक तरीके से ना कोई फीडबैक लेकर जाओ यहाँ पर, तो उस तरीके से देख सकते हैं। और हाँ, ये बहुत बड़ी, अभी जब से कोर्स आया बेसिकली, उसमें इतनी सारे यार एक्सपीरियंस हो रहे हैं मुझे जिसकी कुछ हद नहीं है। अभी यहाँ पर एक बच्चा था, उस बच्चे ने 2 कोचिंग में, पहले साल उसने 2021 में एडमिशन लिया एक कोचिंग में, उसने वहाँ पर 1 लाख शायद 70 या फिर कितने 80 हज़ार रुपये दिए थे, या 1.5 लाख के करीब, मतलब 60 के। दूसरी कोचिंग में बंदे ने ज्वाइन किया, वहाँ पर उसने पैसे दे रखे लगभग 1 लाख 20 हज़ार के करीब, कुछ ऐसे ही। वो बंदा अभी दोनों बिल मुझे सेंड किया और कह रहा है कि सर आपके यहाँ ज्वाइन करना है डिस्काउंटेड प्राइस में मतलब मुझे देखकर इतना अफसोस हुआ। ये कह रहा है कि सर आपको यकीन नहीं होगा, सिलेबस कंप्लीट नहीं कराई, बीच में छोड़ के भाग गए। समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पर? तो यार ये सिचुएशन देखने को मिल रही है। अब इसके लिए कोई कानून नहीं होना चाहिए कि सामने वाले ने कुछ लिख रखा है, वो कंप्लीट कराने की बात कर रहा है और उसको कंप्लीट नहीं करा रहा है। इसके लिए बाकायदा कानून होना चाहिए यार आज की डेट में, क्योंकि जो बच्चे जैसे तैसे पैसा इकट्ठा लेकर आ रहे हैं वहां पर दे रहे हैं, तो उसके लिए तो कानून होना चाहिए यार। उसके लिए कोई कानून नहीं है, जैसे ड्रग को रिकॉल करने के लिए कोई कानून नहीं है। कोई बेकारी ड्रग बेच रहा है, कोई दवाइयां बेच रहा है मार्केट के अंदर में, कोई देखने वाला ही नहीं है। किसी की हेल्थ खराब होगी, कोई मर जाएगा, कौन रेस्पॉन्सिबल होगा यार उसका? तो ये कोई बताने के लिए तैयार नहीं। तो इसके लिए भी यहाँ पर ये चीज़ें बेसिकली होनी चाहिए। कहीं ना कहीं सामने वाले का पैसा रिटर्न करो, या तो यार आप लोग अगर सामने वाले को समझ में नहीं आ रहा है या फिर कोई दिक्कत हो रही है, ठीक है, तो आप लोग करना चाहिए कम से कम पॉलिसी रखो, कम से कम 10-15 दिन की, 8 दिन की, कम से कम 7 दिन की, कुछ तो रखो कि सामने वाले को पता चल जाए कि आप कैसा काम करवा रहे हो, और उनको बताओ कि कब तक आप लोग चीज़ें कंप्लीट करवा सकते हो, ताकि सामने वाले को उसमें पता भी चलते रही चीज़ों को। तो ये सारी यार बहुत ही एक ऐसी चीज़ें हैं जो रियलिटी में इंसान जो है एक तरीके से ना ट्रस्ट अपना खोता हुआ यहाँ पर नजर आता है। तो यहां पर बात की जा रही है नोट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी। अगर बात करें, यहां पर कोई गारंटी नहीं देता दवाई की, उसको रिकॉल करने की जरूरत है मार्केट से, ठीक है, कोऑर्डिनेट करने की जरूरत है नेशनल लेवल पर, स्टेट गवर्नमेंट सब जगह उसको लॉन्च कर रही है, ठीक है। तो यहां पर एक्चुअली विड्रॉ करना ये काफी बड़ा काम है, पर लेकिन हमारे देश के अंदर में इसके लिए कोई कानून नहीं है, और इसकी वजह से आप लोगों को देखने को मिलेगा कंसर्न क्या है। अगर बात करें, सबसे बड़ी बात तो चीज है, एक अनार 100 बीमार, आप लोगों ने सुना होगा। कॉम्प्लेक्स ड्रग रेगुलेटरी इश्यूज आप लोगों को देखने को मिलेंगे, यानी कि हमारे देश के अंदर में जो ड्रग रेगुलेशन जो सेक्शन है, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री जो है एक तरीके से इक्विप नहीं है कि ऐसे कॉम्प्लेक्स ड्रग रेगुलेशन इशू के साथ में टैकल कर सके, इतना सिस्टम ही नहीं है उसके पास में, ठीक है। ऐसे यहां पर मल्टीपल एजेंसीज आप लोगों को देखने को मिलेगी रेगुलेट करने वाली, अलग अलग काम कर रही है। और सबसे बड़ी बात क्या है, अगर अपनी ही बता दिया कि हाँ हमारा ये गलती है, जैसे मैंने क्या बताया, जैसे स्टार्टिंग में एपीएफसी का जब कोर्स आया उसमें मैंने आप लोगों को बताया कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या रही, जो मुझे फील हुई, वो रही हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन की पीपीटी की, ठीक है। काफी हद तक उसको सोल्व किया गया, पर अभी आने वाले टाइम में उसके ऊपर प्रॉपर और अच्छे से काम किया जाएगा, जो मुझे सबसे बड़ी एक चीज लगी। वरना टीचर जो थे वो मतलब 100% तो यार कोई बोलता नहीं है, पर हाँ 99% टीचर जो है वो सब बच्चों को यहाँ पर पसंद आए। वो एक दिल तसल्ली वाली चीजें थी, मतलब एक तरीके से लूप होल पता चल गया आपको, यार ये कमी है तो उसको फिर इंप्रूव करो। अगले आने वाले टाइम में आप लोग उसको इंप्रूव ही नहीं कर रहे हो, आपको पता है क्यों? क्योंकि सामने वाले को बताने से डरता है इंसान कि यार मेरे अंदर ये कमी है। अगर पता चलेगा तो खुद अपनी इमेज खराब होगी ना। जैसे मैं बता रहा हूँ कि पीपीटी की होती तो कुछ बच्चे होंगे
होंगे कि यार पीपीटी भी नहीं सवारी जा रही यार, ठीक है, तो वो इमेज खराब होती है अपने वाली पर, लेकिन जो है तो है यार, बता रहे हैं उसको, काम करेंगे यार उसके ऊपर। तो जब तुमको लग रहा है कमी है तो उसको सुधारो ना। ये अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए सामने वाले ने, अगर आप पे ट्रस्ट किया यहाँ पर लेकिन उसको इंप्लीमेंट करने में काफी ज्यादा चीजें होती हैं, ठीक है। तो लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, इंटरेस्ट जो है वो नहीं हो पाता है, पब्लिक हेल्थ के बारे में सोचते ही नहीं यहाँ पर। अब अक्सर इंसान, आपकी भी कुछ गलती आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। आप लोग खुद भी देख लो यहाँ पर, अगर आप लोगों को बोला जाए कि आप लोगों को अपनी चीजें सुधारनी है, आप लोग अपनी चीजों को सुधारने में भी टाइम इतना ज्यादा लेते हो जिसकी कुछ हद नहीं है। मैं बोल दूं कि आप लोगों का वेट बढ़ता जा रहा है, कल से रनिंग करना स्टार्ट कर दो, पोस्टपोन करते रहोगे आप लोग यार उसको कि नहीं करते हैं नहीं करते हैं, तो ये आप लोगों की गलती है। आप लोगों को ये चीजें सुधारनी है क्योंकि आप लोगों की जिंदगी है, आप लोगों की हेल्थ है यार, आप लोग नहीं सुधारोगे कौन सुधारेगा। तो ये हर एक जगह आप लोगों को देखने को मिलती है। पोस्टपोन इंसान तब तक करता है जब तक कि सारी चीजें जो है वो ना एक तरीके से सुधर ना जाए प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में। ड्रग फेलियर हैजार्ड्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे काफी लार्ज स्केल पर, इनके ऊपर काम करना काफी जरूरी है। सब स्टैंडर्ड क्वालिटी ड्रग, ये पता चल गया फिर भी रिकॉल नहीं कर पा रहे, कानून भी नहीं है, पब्लिक हेल्थ को यहां पर सदमे में डाल दिया। आप लोगों को बताया था मैंने कि हमारे संविधान के अंदर में पार्ट 4 है जिसको डीपीएसपी बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक आते हैं। इसका मतलब है कि राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है आर्टिकल 47 के अंदर में कि लोगों की हेल्थ का ध्यान रखा जाए। अगर कुछ नशीले पदार्थ, कुछ ऐसी चीजें, कुछ गलत चीजें दिख रही हैं सोसाइटी के अंदर में, तो उसको इनका रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि ड्यूटी है यहाँ पर स्टेट की कि वो यहाँ पर इसको प्रोहिबिट करे, कोई भी ड्रग या फिर कोई भी ऐसी दवाई देखने को मिलती है पर, लेकिन नहीं हो रही है चीजें। तो ये क्या है आखिर, ये इग्नोरेंस ही तो है। आप लोग क्या बोलोगे इसको, इग्नोरेंट नहीं बोलोगे तो आप लोग क्या बोलोगे इसको, कि सामने वाला कह रहा है कि यार लोग मर गए इसकी वजह से और तुम लोग इस पर एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं हो। तो ये कतई एक गलत चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। लैक ऑफ एक्सपर्टीज, एपैथी, मतलब उदासीनता चीजों को लेकर करने के लिए तैयारी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। और फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्री है वो इतने लार्ज स्केल पर बढ़ रही है, कहीं ना कहीं वो कमांड भी करती है बहुत सारी चीजों को, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग को फोकस करना पड़ेगा कि जो उद्योग का विकास जो सक्षम करने में निहित है वहां पर स्वार्थ रहता है कहीं ना कहीं एक तरीका, ठीक है। जब तक वो स्वार्थ नहीं निकलेगा तब तक इंसान जो है वो ढंग से काम करेगा ही नहीं, जब तक उसके अंदर वो स्वार्थ भरा होगा उस चीज को लेकर। तो इसीलिए जरूरी है कि यहाँ पर लोगों को अवेयर रहना जरूरी है। अगर सोचो हम जो वोट डालने जाते हैं वहां पर अगर मुद्दा हेल्थ का रखें कि हेल्थ यार हाँ यहाँ पर ये भी इशू होना चाहिए, एजुकेशन वहाँ पर इशू होना चाहिए, इन्वायरमेंट वहाँ पर इशू होना चाहिए। अगर हम लोग वोट डालने जाएं, अगर ये मुद्दे हमारे पॉलिटिशियन उठाएं, वो क्या उठा रहे हैं, वो एक दूसरे को गाली दे रहे हैं और हम लोग उसको सुन सुनकर खुश हो रहे हैं। एक्चुअल में वो बेवकूफ़ नहीं है, हम बेवकूफ़ हैं। वो तो इसलिए बेवकूफ़ बना रहे हैं क्योंकि हम लोग बन रहे हैं। ये हम चीज लोगों को जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक चीज़ें सुधरने वाली है ही नहीं है। तो पहले अपने अंदर गिरेवान में झांककर इंसान को देखना चाहिए, तब दूसरे के ऊपर उंगली उठानी चाहिए। तो ये रियलिटी है यहाँ पर, अगर आप लोग ढंग से देख पाओगे, ठीक है। समझ में आया पूरा आर्टिकल। तो यहाँ पर जरूरी है कि इसके लिए काम किया जाए। क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, देखता हूं कौन से आंसर देता है। ड्रग रिकॉल करने के लिए बात की जा रही है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नोट करेक्ट विद रेफरेंस टू ड्रग रिकॉल। बोला गया कि ये ओकर होता है व्हेन, जब एक तरीके से या प्रिस्क्रिप्शन जो भी होता है या फिर उसके ऊपर ओवर द काउंटर जो ड्रग रिमूव कर दी जाती है, ठीक है। तो यहां पर फ्रॉम द मार्केट उसके हार्मफुल जो भी उसके इस्तेमाल है उसकी वजह से, तो यहां पर ये बोला गया। दूसरा प्रोसेस होता है रिमूव करना है फिर करेक्ट करना, मार्केट के अंदर में जो ड्रग है वोलेट कर रही है कोई कानून देश के अंदर में। तीसरा बोला गया टिपिकली इशू किया जाता है प्रोडक्ट जो भी फाउंड किया गया वो डिफेक्टिव है, कॉन्टेमिनेटेड है, मिसलीडिंग है, तो तब याद देख सकते हैं। तो बोला गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नोट करेक्ट विद रेफरेंस टू द रिकॉल ऑफ ड्रग, ठीक है। नन ऑफ द अबो यहां पर बोला गया, ठीक है, डी में, यानी कि सारी की सारी करेक्ट स्टेटमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो आंसर यहां पर डी हो गया, ठीक है। तो इनकरेक्ट कोई से भी नहीं है, सारी की सारी करेक्ट है यहां पर। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, याद रखिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन बने तो ये आप लोगों को कोई भी टॉपिक पढ़ने के बाद में जब तक क्वेश्चन ना अटेम्प्ट करो ना तब तक ये मत समझना कि आप लोग उसको अटेम्प्ट कर पाओगे एग्जाम में, क्योंकि टॉपिक पढ़ के निकल जाओगे और मन में से फिर चीजें याद नहीं रहेगी। पुराने टाइम पे क्यों आती थी ये मूवीज, आप लोगों को पता है, किसान जो है उनकी जमीन के ऊपर मूवी आया करती थी कि किसान की जो है जमीन हड़प ली जमींदार ने। क्यों आ रही है भाई साहब वो मूवी, उस टाइम पर सोसाइटी में चीजें देखने को मिलती थी। आज की डेट में दहेज के ऊपर मूवी काफी ज्यादा उस टाइम पर आप लोगों को देखने को मिलती थी, अब दहेज के ऊपर मूवी काफी कम आप लोगों को देखने को मिलती है। जमीन जमींदार की बारे में मूवी आती थी, वो जमींदार की मूवी कहीं ना कहीं आज के डेट में बंद हो चुकी है। तो वो मूवी उस टाइम पर उस टाइम के जो सोसाइटी का जो फेस है वो कहीं ना कहीं आप लोगों के सामने वो रखती नहीं निकाल कर, तो इसीलिए यहाँ पर ऐसी मूवीज आप लोगों को देखने को मिलती थी। तो जैसा समाज होगा वैसी ही मूवीज बनेगी यार। आज के डेट में देख लो वल्गैरिटी कितनी है आज के डेट में मूवी के अंदर में, ठीक है। लोग कहते हैं कि समझदार हो गया समाज, पढ़ा लिखा हो गया, फिर रेप क्यों हो रहे हैं यार जब समझदार समाज पढ़ा लिखा हो गया। तो ये समाज का ताना बाना आप लोगों को देखने को मिल रहा है। आज की डेट में भी आजादी की 75वीं सालगिरह सेलिब्रेट कर चुके हैं, पर आज की डेट में हम लोग ये नहीं बोलते कोई लड़की रात को काम करने में कंफर्टेबल फील करे, नाइट शिफ्ट करनी है उसको, दिन में कंफर्टेबल फील नहीं है यार, रात की तो दूर की बात कर दो। तो क्या है ये, क्या हम लोग जागरूक हो गए उन चीजों को लेके? तो हम लोगों को जागरूक होने की ज्यादा जरूरत है एज कंपेयर टू सामने वाला तो अपना आप सुधरेगा यार, जब तक तुम जागरूक नहीं होने वाले हो।
तो ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अवेयरनेस की चीज़ें। तो दवाई भी कोई खरीदो तो उस पर डेट देख लो कि वो एक्सपायर हुई है कि नहीं हुई है। गलत दवाई खाओगे तो फालतू में और ज़्यादा मुसीबत में पड़ जाओगे, ठीक है। और ड्रग रिकॉल करने वाला कानून होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, इसके बारे में आप लोगों की क्या राय है? तो आप लोग बता दो यार, हमें बताओ थोड़ा सा, हमें भी कुछ ज्ञान की प्राप्ति हो आप लोगों के चरणों में आकर। कैसा लगा टॉपिक जरूर बताना, फीडबैक जरूर देना टॉपिक के बारे में। कोई डाउट हो तो उसको पूछ लेना। आर्टिकल 47 जो है वो जहन में उतार लेना, वो आप लोगों को जरूर याद रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, क्वेश्चन बने तो डाउट नहीं होना चाहिए। ओके दोस्तों, पुराने टाइम पर जब मूवी हुआ करती थी उसमें गाने भी उसी टाइप के रहा करते थे। जैसा मैंने आप लोगों को बताया था ना कि एक तरीके से जैसी माहौल होता है वैसी पिक्चरें आप लोगों को दिखाई जाती है। जैसे नहीं, पुराना गाना एक मुझे याद आ गया जब ये आर्टिकल दिखा, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मतलब वो जिसमें ट्विन चलती है ना वो वाली सुनना कितना मज़ा आता है। तो उस टाइम पे क्योंकि हमारे देश में ऐसी भुखमरी थी, उसको मिटाने के लिए हमारे जो किसान भाई हैं उनको प्रोत्साहन देने के लिए बहुत सारी स्कीम सरकार के द्वारा चलाई गई, बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए, ग्रीन रिवॉल्यूशन जैसी चीज़ें हमारे देश में देखने को मिली। पर लेकिन आज की डेट तक भी हमारे देश के जो किसान हैं वो अप टू द मार्क अपनी लाइफ को जो है एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खुद यहाँ पर मद्रास हाई कोर्ट का एक डिसीजन निकल कर आया। उसने साफ साफ बोला है कि फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस, जिसको FRP बोलते हैं, याद है ना, इसके ऊपर क्वेश्चन भी बन चुका है। FRP जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है वो किसानों की जिंदगी को सुधारने के लिए बेहतर नहीं है। और किसके लिए दिया जाता है? ये ओनली शुगर कैन यानी कि गन्ने की खेती के लिए दिया जाता है। तो अगर आप लोग देश की ऐसी बेल्ट से आते हैं, उस एरिया से आते हैं जहाँ पर गन्ना उगाया जाता है, तो ये जो आर्टिकल है ना, ये आप लोगों के लिए इंटरव्यू में भी फ़ायदा पहुँचाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है अगर आप लोगों के एरिया में गन्ना उगाया जाता है। और इसी के साथ में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आजकल किसी पर्टिकुलर एरिया लोकेशन बेस, कि उस एरिया में इस तरीके का मटेरियल पाया जाता है पर लेकिन उस तरीके की इंडस्ट्री नहीं देखने को मिलती है। कई सारे ऐसे रीज़न निकल कर आते हैं आखिर ऐसा क्यों होता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो बात करेंगे यहाँ पर इस आर्टिकल के बारे में। ये जो आर्टिकल है इसका यही बात याद रखिएगा, मैं आप लोगों को यहाँ पर कई सारी चीज़ों में डिफरेंस बताऊंगा। एक तो फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस क्या होता है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। MSP के बारे में आप लोगों ने सुना है, MSP को फुल फॉर्म क्या है बताइए? ये तो सबको पता ही होगा ना। फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस के बारे में बात करें तो यहाँ पर ये गन्ने का MSP है। अगर कोई आप लोगों को बोले, इसमें अभी क्या बोला है कि अगर यहाँ पर बेसिकली ये बोला है मद्रास हाई कोर्ट ने कि अगर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड न करे, अपना ढंग का अपना SAP न दे, तो फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस वो इतना नहीं है कि लोगों का पेट भर सके ढंग से। पूरी कहानी क्या है अभी आप लोगों को समझ में आएगी। जिसने पहले भी आर्टिकल सुन रखा होगा, यहाँ पर ऐसा आर्टिकल मैंने पहले भी डिस्कस किया है, वो तो समझ गया होगा। पर जो नया नया ताज़ा अभी स्टार्टिंग किया है प्रिपरेशन करने की, वो यहाँ पर थोड़ा सा इसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। कई बार ऐसे टॉपिक जो हैं वो ज्योग्राफी के साथ भी आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि GS पेपर 1 में आता है। और नॉर्मली ऐसा जो टॉपिक है वो आप लोग एग्रीकल्चर वाला GS पेपर 3 के अंदर या फिर इकोनॉमी वाले सेक्शन के अंदर भी आप लोग डाल सकते हैं। लोकेशन की बात करें तो GS पेपर 1 हो गया, और अगर इकोनॉमी के बारे में बात करें, एग्रीकल्चर के बारे में बात करें, तो ये GS पेपर 3 का इशू यहाँ पर बन जाता है। और अगर यहीं पर ही हम लोग बात करें कि हमारे किसान जो हैं वो प्रॉपर अपनी रोजी रोटी भी नहीं कमा पा रहे हैं, ये उनके अधिकारों की बात हो जाती है, तो GS पेपर 2 के अंदर में उसको ये एक तरीके से आप लोगों का बन जाएगा कि किसानों के अधिकार, एक तरीके से अपना जीवित रहने लायक भी उनकी जीविका हम लोग नहीं प्रोवाइड करा पा रहे हैं। यहाँ से एथिकल इशू भी निकल कर आ जाएगा कि क्या आज की डेट में भी हम लोग आज़ादी की 75 सालगिरह सेलिब्रेट कर रहे हैं, फिर भी हमारे देश में किसान इतने डेथ हो रही है। तो कहीं ना कहीं एक एथिक्स के अंदर भी क्वेश्चन बन सकता है। तो टॉपिक एक है, एग्जामिनर का दिमाग है, जहां चाहे वहां घुमा देगा। इसीलिए यूपीएससी की प्रिपरेशन अगर आप लोग कर रहे हैं तो इंटर कनेक्शन आप लोगों को आना चाहिए टॉपिक का, कि टॉपिक कहीं पर भी पूछ जाए तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि अच्छा ये पॉइंट्स हैं यहाँ पर और ये प्रेजेंट करने हैं। यानी कि जो खाया है वो सारा का सारा वहाँ पर उड़ेलना नहीं है, जो खाया उसमें से वो पीस वहाँ पर आप लोगों को यूज़ करना है, जो कि जरूरी है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो डायरेक्ट प्रीलिम्स में आप लोगों को फायदा भी पहुँचाएंगे। ऑलरेडी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है हमारे देश में बहुत सारी जो क्रॉप्स हैं उनके लिए MSP दिया जाता है। MSP बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि किसानों ने अपने खेतों में जो फसल उगाई है कम से कम उसको इतना दाम मिल जाए ताकि उनकी जो लागत है वो निकल जाए और थोड़ा सा प्रॉफिट मिल जाए। अगर ये लागत लगाया हुआ प्रॉफिट वाला जो दाम है उनको अगर मार्केट में नहीं मिलता है तो सरकार ये बोलती है कि हमारे पास आओ, हम खरीदेंगे तुम्हारा ये माल और हम तुमको इतना पैसा देंगे।
पर इन रियलिटी कथनी और करनी में बहुत फर्क नजर आता है। सरकार बोल देती है पर लेकिन रियलिटी में सरकार उन्हीं लोगों से खरीदते हैं जिनका माल अच्छा होता है। आज की डेट में हमारे देश के अंदर में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कानून है जिसको फूड सिक्योरिटी एक्ट बोलते हैं। ये फूड सिक्योरिटी एक्ट एक ऐसा एक्ट है जिसको आप लोग ट्रांजिशन एक्ट भी बोल सकते हैं। ट्रांजिशन का मतलब समझते हैं, यानी कि एक ऐसा कानून जो कि एक ट्रांजिशन फेज में निकल कर आया। यानी कि जब ये कानून हमारे देश में बनाया गया उस टाइम पर यहाँ पर पार्टी जो थी, पॉलिटिकल पार्टी पावर में, वो कांग्रेस हुआ करती थी, वो पास करके चली गई। पर लेकिन जैसे ही ये कानून इंप्लीमेंट होने की बात आई 2014 में पावर में आ गई भारतीय जनता पार्टी, तो दोनों इसका श्रेय लेती हैं। कांग्रेस कहती है हमने बनाया है ये कानून, भारतीय जनता पार्टी कहती है हमने इंप्लीमेंट किया है ये कानून। भाई साहब दोनों भूल जाते हैं बेचारे किसानों को कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, जो किसान अपने खेतों में प्रोडक्ट उगाते हैं उसी को ये एमएसपी के थ्रू लोगों को तक पहुंचाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर किसान कहता है भाई साहब मुझे भी पूछ लो यार, मैं तो सुसाइड कर रहा हूँ, तुम लोग अपना क्रेडिट ले रहे हो कि ये मेरा है ये मेरा है। उन्हें तेरी बड़ी है मेरी बड़ी है, तेरी दिख भी नहीं रही है। प्रॉब्लम की बात चल रही है कि किसकी कितनी बड़ी है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम सारे अपने अपनी बताते हैं भाई साहब ये दिक्कत है ये अचीवमेंट है, पर लेकिन इन रियलिटी क्या है वो आप लोग सब समझते हैं। तो यहाँ पर ये आप लोग अगर इसके बारे में बात करें तो जो एमएसपी होता है वो किसान से यहाँ पर सामान खरीदा जाता है सरकार के द्वारा और उसी को यहाँ पर बेचा जाता है फिर फूड सिक्योरिटी एक्ट में। तो यानी कि अगर हमारे देश में जो किसान वो फसल उगाना बंद कर दें जिसको ये एमएसपी में प्रोवाइड कराते हैं बेसिकली, ठीक है, सॉरी जिसको ये फूड सिक्योरिटी एक्ट में प्रोवाइड कराते हैं, अगर किसानों ने फसल उगानी बंद कर दी या फिर कम कर दी तो फूड सिक्योरिटी एक्ट का फेलियर होने के चांसेस हो जाएंगे, भुखमरी बढ़ने के चांसेस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और जब मैं भुखमरी बढ़ने के चांसेस के बारे में बात कर रहा हूं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट टोटल 17 हैं जो कि दुनिया में बहुत सारी बीमारियों और कमियों को दूर करने की बात करते हैं। दूसरा गोल साफ साफ भुखमरी के बारे में बात करते हैं जिसमें कहते हैं 2030 तक का भुखमरी निपटानी है। हालांकि ये टारगेट तब बोला जा रहा था जब कोविड-19 नहीं था, अब लग नहीं रहा है कि कोई इसको कंप्लीट करने वाला है। तो सोचो आप लोग यहाँ पर दुनिया भर में सबसे खतरनाक चीज क्या है, वो है गरीबी। एक गरीब पैदा हो जाओ आप लोग, उसमें आपकी कोई एक तरीके से नहीं, आप लोगों की कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आप किस घर में पैदा होगे। पर लेकिन अगर आप लोग उसी कंडीशन में यहाँ से छोड़कर चले गए जिस कंडीशन में आप लोग आए थे, तो आप लोगों ने अपना ताजीवन उम्र जो है वो एक तरीके से उसका ढंग से यूटिलाइज नहीं किया, आप लोग ये बोल सकते हो। क्योंकि कैसी कंडीशन में पैदा हो रहे हो, एपीजे अब्दुल कलाम सर कहाँ पर पैदा हुए थे पर लेकिन कहाँ जाकर बैठ गए। भाई साहब वो एक ऐसे इंसान लगते हैं मुझे, मतलब जिनके बारे में सोचता हूँ कि नॉर्मली राष्ट्रपति की जो कुर्सी होती है ना वो काफ़ी एक रेप्यूटेड पोस्ट होती है, जो इंसान उस पर बैठता है तो वो गौरवान्वित फील करता है एक तरीके से कि गर्व है कि मैं उस कुर्सी पर जाकर बैठ रहा हूँ, एक गौरवान्वित फील करता है वो इंसान। पर लेकिन सोचो एपीजे अब्दुल कलाम सर ने अपनी वो पोजीशन बनाई कि राष्ट्रपति की कुर्सी गौरवान्वित फील कर रही थी कि हाँ भाई साहब ये इंसान मेरे ऊपर आकर बैठा। तो ये वाली कंडीशन आप लोग समझ सकते हैं। तो कैसे पैदा हुए हैं ये आप लोगों के हाथ में नहीं है, पर मर कैसे रहे हैं ये पूरा आप लोगों के हाथ में है। तो ये आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो भूखमरी में मर जाना, गरीबी में मर जाना, ये बिल्कुल एक तरीके से इसका मतलब अपनी लाइफ को ढंग से यूटिलाइज किया ही नहीं है। और आज की डेट में कंडीशन देखने को मिलती है किसानों की काफ़ी लार्ज स्केल पर, क्योंकि वो सपोर्ट नहीं मिल पाती है। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहीं ना कहीं वो एक तरीके से आप लोग फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस बोल सकते हैं गन्ने के लिए। यानी कि जैसे वहां पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस सेंट्रल गवर्नमेंट देती है दूसरे प्रोडक्ट के लिए, ऐसे यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट गन्ने वाली खेती के लिए देती है फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस, यानी कि इतना तो कम से कम मिलना चाहिए। और ये खुद एक पर्टिकुलर कमेटी बनाई गई थी जिसको यहाँ पर रंगराजन कमेटी बोलते हैं। उसने बोला था कि यार ऐसा कुछ काम करो तुम जिससे कि किसान जो है उनको फायदा देखने को मिले। अब इंटरेस्टिंग मुद्दा आप लोगों को यहां से स्टार्ट होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने सारे के सारे जितने भी राज्य हैं सबको बोल दिया कि भाई साहब ये है फेयर एंड रेम्यूनरेटरी प्राइस, अपने जो भी गन्ने वाले एरिया हैं वहां पर आप लोगों को ये प्राइस देना है। सेंट्रल गवर्नमेंट बोलकर हट गई। अब यहां से खेल स्टार्ट होता है स्टेट गवर्नमेंट का, और इसी के बारे में यहां पर बात चल रही है जो कोर्ट के द्वारा ही बोला गया। उसने यहां पर यह बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस जो है वो बोलकर हट जाती है, पर इससे किसानों का पेट नहीं पल पाएगा। जो स्टेट गवर्नमेंट यहां पर जो प्राइस देती है वो यहां पर बेसिकली काम आता है, जो कि यहां पर नॉर्मली किसानों को हेल्प पहुंचाता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये है स्टेट एडवाइज जो प्राइस यहां पर दिया था। ये क्या होता है, जो भी यहां पर फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस दिया गया है यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, उसमें प्लस कुछ करके यहां पर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपनी तरफ से देती है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने गन्नों के लिए दे दिया कि यहां पर वो 350 रुपए पर क्विंटल दे रहे हैं। ठीक है, अब यूपी में अगर आप लोग जाएं तो वो बोलता है यूपी गवर्नमेंट कि हम 450 रुपए पर क्विंटल देंगे, यानी कि 100 रुपए हम अपने पास से देंगे। पंजाब में जाए तो पंजाब बोलता है हम लोग 500 रुपए पर क्विंटल देंगे, हम लोग 150 रुपए अपने पास से देंगे। हरियाणा में जाओ तो हरियाणा बोलता है 600 रुपए पर क्विंटल देंगे, हम 250 रुपए अपने हाथ में से देंगे। तो क्या हो गया,
यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि हम तो भाई साहब 250 रुपये 350 रुपये देंगे, अब तुम कितना देना है वो तुमको अपने खजाने में से देना पड़ेगा, उसमें मेरी ना तो कोई रोक टोक है ना ही मैं कुछ बोलने वाला हूँ। कोर्ट यहाँ पर यही बोल रहा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया उससे कुछ नहीं होने वाला है, सारा काम जो चल रहा है यहाँ पर वो जो स्टेट गवर्नमेंट ऊपर से दे रही है उससे जाकर चीज़ें जो हैं वो नॉर्मल हो पा रही है। तो ये काफ़ी बड़ा एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कमेंट है यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर कि तुम जो कर रहे हो वो अप टू द मार्क नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो फेयर एंड रेम्यूनरेटरी प्राइस निकाल के लाती है वो कहाँ से निकाल कर लाती है, इसके लिए प्रॉपर कमीशन है और प्रीलिम्स से क्वेश्चन बना हुआ है, अगर पुराने क्वेश्चन पेपर उठाकर देखोगे। बात की जा रही है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, CACP बोलते हैं इसको। ये अनाउंस किया गया था ये अनाउंस किया जाता है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर के द्वारा, और यही एक तरीके से इनडायरेक्ट में बोले तो प्राइम मिनिस्टर साहब अनाउंस करते हैं। क्यों? क्योंकि वो चेयर करते हैं इस पर्टिकुलर कमेटी को। तो सारी कतार घूमकर कहां पर आ रही है, खेतों में से गन्ने निकलता है, वो गन्ना मिल में जाता है, उस गन्ने का प्राइस क्या मिलेगा ये प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करते हैं। समझ में आ गया? तो यहाँ पर ये सबसे बड़ी बात है जो आप लोग यहाँ पर समझने वाली है। उनके हाथ में से निकल के जाती हैं सारी चीज़ें, तब लोगों तक यहाँ पर ये सारी चीज़ें पहुँच पाती है। तो अगर कंडीशन कहीं पर प्राइस जो कम है तो यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं कि एक तरीके सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में चीज़ें चल रही हैं, इसलिए चीज़ें यहाँ पर इस तरीके से हैं। पर लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट भी यहाँ पर एक बात बोलती है कि भाई साहब इतना पैसा हम लोग लाए तो लाए कहाँ से, हम लोग उसके ऑल्टरनेटिव खोज रहे हैं ताकि आप लोगों को फायदा हो सके। ऑल्टरनेटिव कैसे हैं? जैसे तुम जब गन्ना लेकर आते हो तो उस गन्ने का डायरेक्ट प्राइस तो वैसे दे नहीं पाएंगे, पर सोचो उसी गन्ने को अगर हम लोग यूज़ करना स्टार्ट कर दे एथेनॉल के प्रोडक्शन में, तो एथेनॉल जो कि आज की डेट में हम लोग यूटिलाइज करते हैं कई सारे तरीकों से, खासकर अपना पेट्रोल डीजल की ब्लेंडिंग में हम लोग बात कर रहे हैं। एथेनॉल ब्लेंडेड विद पेट्रोल, ये हम लोग 20% की बात कर रहे थे यहाँ पर, फिर इसको बढ़ाकर और आगे लेकर चल रहे हैं हम लोग 2025 से। तो ये इससे फ़ायदा क्या होगा, अगर किसानों का जो गन्ना है उसका इस्तेमाल होने लगे इन सब चीज़ों में, तो सोचो जो तेल में हम लोग खर्च करते हैं बाहर से पैसा देकर वो सारा यहाँ पर इस्तेमाल हो पाएगा और किसानों को कितना फ़ायदा यहाँ पर होगा। पर फिर भी किसानों तक चीज़ें पहुँच नहीं पाती है। यहाँ पर शुगर का जो सीज़न रहता है यहाँ पर अगर बात करें वो सितंबर से अक्टूबर तक हाई एक्सपोर्ट देखने को मिलता है इंडियन गवर्नमेंट का, तो उसको ढंग से यूटिलाइज किया जाए। इंडियन शुगर मिल एसोसिएशन वो कई बार क्या करती है किसानों का, अगर मुझे आप लोगों को पता होना चाहिए, मैंने आप लोगों को एक इंस्टाग्राम पे शायद आप लोगों ने किसी ने पिक्चर देखी होगी कि एक पिक्चर मैंने डाली थी कि खेतों में गन्ना उगाया जा रहा है, हमारे खेतों मतलब गन्ना बोया जा रहा है। तो वो पर्टिकुलर पिक्चर से आप लोग समझ पाएंगे कि मुझे गन्ने की खेती की समझ बहुत ही अच्छी है, क्योंकि मेरे गांव में मतलब मेरे एरिया में गन्ना काफ़ी ज़्यादा होता है। अभी यहाँ पर मुद्दा क्या है, अभी जब कई बार देखते हैं तो किसानों का पैसा जो है वो मिल पर बकाया पड़ा रहता है, यानी कि किसान बेसिकली कई बार इंतजार करते रहते हैं कि यार अब तक इस सीजन का पैसा नहीं आया, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत देखने को मिलती है। तो शुगर ऑर्गेनाइजेशन जो है यहाँ पर ये सारा इन चीज़ों को देखती है, और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो है यहाँ पर एक तरीके से इंटरफेस है बिटवीन गवर्नमेंट शुगर इंडस्ट्री। तो प्राइवेट और पब्लिक जो मिल है यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट काफ़ी बड़ा रोल प्ले करती है। कई बार ये मिल वाले बोलते हैं भाई साहब हमारे पास में ये चीनी का दाम इतना गिर गया, हमारे पास में पैसा नहीं है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड कराती है उस टाइम पर। ठीक है, तो बेसिकली मुद्दा यहाँ पर ये कि देखो आखिरकार मिल वाले भी बिजनेसमैन है, उनको भी अपना काम करना है। वो किसानों के बारे में तो तब सोचेंगे ना जब उनका प्रॉफिट होगा, अगर नहीं होगा तो वो क्या अपने पास से थोड़ा ना देंगे, यहाँ पर वो तो बैठ जाएंगे बिल्कुल धरती में। तो ये दिक्कत है यहाँ पर कि बैलेंस बनाकर चलना जरूरी है। पर लेकिन अगर वही गन्ने का रस अगर एथेनॉल ब्लेंडिंग में इस्तेमाल करने लगे और फिर गाड़ियों में अगर ढंग से इस्तेमाल हो, तो उसी का फायदा भी आप लोगों को यहाँ पर फिर देखने को मिलता है। ठीक है, वैसे रिसेंटली अभी कुछ डेटा निकल कर आप लोगों के सामने, जैसे 2013-14 से लेके 2021-22 तक का डेटा आप लोगों के सामने है। कौन सा राज्य यहाँ पर कितना यहाँ पर जो शुगर प्रोडक्शन करता है, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश जो है पहले शुगर प्रोडक्शन कर रहा था, वो ज़्यादा हुआ करता था सबसे, पर लेकिन फिलहाल के टाइम पे महाराष्ट्र जो है वो आगे निकल चुका है यहाँ पर शुगर के प्रोडक्शन में। ये बात आप लोग जरूर याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन ही पूछ ले आते हैं। यानी कि शुगर कैन के प्रोडक्शन में अगर बात करें तो अलग सिनेरियो देखने को मिलेगा, पर शुगर के प्रोडक्शन में महाराष्ट्र आगे निकल चुका है। ठीक है, एक तो ये बात आप लोग याद रखते हैं। यहाँ पर आज की डेट में जो टेम्परेचर के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर हॉट और ह्यूमिड टेम्परेचर होना चाहिए जहाँ जहाँ पर गन्ना उगाया जाता है। ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा, हम लोग लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और कंज्यूमर आज की डेट में हैं। अगर शुगर के फील्ड में बात करें, काफ़ी अच्छे एरिया में हमारे देश में गन्ना उगाया जाता है। आप लोग अपने एरिया में देखो, जहाँ पर भी आप लोग रहते हैं वहाँ पर गन्ना उगाया जाता है या फिर नहीं उगाया जाता है। फिर भी कई सारी दिक्कतें देखने को मिलती हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम निकल कर आती है। वो दिक्कतें क्या है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे अनसर्टेनिटी प्रोडक्शन आउटपुट जो रहता है वो कई बार क्या रहता है हमारे देश के अंदर में फ्लक्चुएटिंग होता रहता है प्राइस की वजह से भी। अब किसानों को मान लीजिए प्राइस सही नहीं मिल रहा है तो वो क्या करेंगे, वो कुछ और उगाना स्टार्ट कर देंगे। ये भी रहता है, कई बार फसल जो बर्बाद हो जाती है, कई बार ना गन्ना जो है वो इतना बेकार हो जाता है, उसमें कई सारी बीमारियां लग जाती हैं।
कई बार इतनी पैदावार नहीं देखने को मिलती है जितनी एक्सपेक्ट की जाती है, गन्ने की उपज काफ़ी कम होती है, वो भी दिक्कत क्रिएट कर देती है। कई बार क्या रहता है, शॉर्ट क्रिसिंग सीजन रहता है, ठीक है। तो कई बार ना, जैसे मैंने बताया कि कई बार 4 से लेके, जैसे एक होता है कि काफ़ी लंबे समय तक चीज़ें चल गई, एक ही काफ़ी जल्दी जल्दी चीज़ें खत्म हो गई, जिस तरीके का प्रोडक्शन होता है, जिस तरीके की पैदावार होती है। लो शुगर रिकवरी रेट देखने को मिलते हैं। कई सारे बीज आते हैं, पहले एक बीज आया करता था इसको 64 बीज बोला करते थे गन्ने का, ठीक है, नाम रख रखा था बस ऐसे ही गन्ने का। एक ऐसे ही 47 48 बीज आप लोगों को देखने को मिलता था, ठीक है। अभी कई और सारे बीज आ रहे हैं जिनमें से एक तरीके से रस काफ़ी ज़्यादा निकलता है, पर लेकिन उनके खराब होने के चांसेस भी इतने ज़्यादा रहते हैं। तो बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो हाई प्रोडक्शन कॉस्ट आती है, क्योंकि गन्ने को खेतों में से छीलने के बाद में उसको अपनी जो बुग्गी में भर कर उसके जो बेसिकली आसपास में कोई कांटा बोलते हैं बेसिकली, वहाँ पर ले जाकर डालना, फिर वहाँ से वो मील में जाना, अगर आसपास में मील नहीं है वो वहाँ से फिर मील के अंदर में चीज़ें जाना, फिर वहाँ से उसका प्रोसीजर होना। तो ये आसान काम नहीं है पूरा खेतों में से इसको फैक्ट्री में पहुंचाना, ये अपने आप में काफ़ी टफ काम हो जाता है यहाँ पर। उसमें बहुत सारे नुकसान भी देखने मिलते हैं, ठीक है। आप लोगों ने देखा हो कई बार गन्ने के ट्रक जो है वो पलटे पड़े हुए हैं कहीं ना कहीं। तो ये चीज़ें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो बहुत सारे इशू होते हैं किसी चीज़ के साथ में कनेक्टेड, इसलिए यहाँ पर कई बार बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं वो सक्सेस नहीं हो पाती हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी जुड़ी होती है बहुत बड़े वाली। आप लोगों को बोला जाए कि सबसे बेहतरीन, सबसे ज़्यादा फोकस आप लोगों को कहाँ पर देना चाहिए, तो वो होता है नॉर्मली करंट अफेयर के ऊपर, क्योंकि करंट अफेयर डिसाइड करता है कि स्टैटिक पोर्शन में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो करंट अफेयर की बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन ही मैक्सिमम क्वेश्चन बनती है। जैसे प्रेसिडेंट के इलेक्शन हुए तो उस टाइम पे एग्जाम के अंदर में प्रेसिडेंट से क्वेश्चन पूछना बन सकता है आप लोगों का, ठीक है। वैसे प्रेसिडेंट जो है वो स्टैटिक पोर्शन हो गया पॉलिटी के अंदर में, पर यहाँ पर बात की जा रही है प्रेसिडेंट के बारे में। हम लोगों ने गंगा के लिए कोई मिशन चलाया, तो वो वैसे तो टॉपिक गंगा जो रिवर है वो हो गया ज्योग्राफी का, पर लेकिन करंट में है तो इसलिए आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है। तो करंट डिसाइड करते हैं यहाँ पर। इसी तरीके से किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट क्या है उसका बाई प्रोडक्ट डिसाइड करता है। इससे यहाँ से मोलेसेस यानी कि जो खोई निकलती है, देखा ना, गन्नों को क्रश कर गन्ने का रस पिया ना, जब क्रश कर देते हैं उसको बिल्कुल, तो उसमें से जो बुरूदा बचता है उसको खोई बोलते हैं, तो मोलेसेस बोलते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसी के साथ में आप लोग यहाँ पर गुड़ हो गया यहाँ पर, ठीक है। इसी के साथ में और भी कई सारी यहाँ पर आप लोगों को खांड आप लोगों ने देखा होगा नॉर्मली बोलते हैं, जो चीनी और शक्कर के बीच में होती है नॉर्मली, जो ब्राउन शुगर होती है कंप्लीटली, ठीक है, तो उसके बीच में होती है, उसको खांड बोलते हैं। अब यहाँ पर आज की डेट में और चीज़ों को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर चुके हैं, जैसे एथेनॉल हो गया, ठीक है, और भी जगह इसका इस्तेमाल हो रहा है आज के डेट में, फर्टिलाइजर में इस्तेमाल किया जाता है कहीं ना कहीं, ऐसा भी आप लोग देख सकते हैं। तो शुगर मिल जो है वो डाइवर्ट कर सकते हैं शुगर कैन को एथेनॉल की ओर। तो इसकी वजह से कई बार ये भी बोलते हैं कि वहाँ से पैसा ज़्यादा आएगा, पर लेकिन क्या हम लोग शुगर जो है उसकी पूर्ति कर पाएंगे, वो भी देखने वाली बात है यहाँ पर। तो यहाँ पर जहाँ पर भी इस्तेमाल करना है वहाँ पर इस्तेमाल कर लो, पर लेकिन इसका मतलब नहीं कि दूसरी जगह से छीन कर उसको ले जाओ। बैलेंस बनाना जरूरी होगा। यहाँ पर 10% ब्लेंडिंग की बात की गई थी कि एथेनॉल मिलाया जाएगा पेट्रोल के अंदर में 2022 तक का। 20% की बात कर दी और 3 साल के अंदर में कितना लाया जाएगा। इससे क्या होगा, 85% हम लोग क्रूड ऑयल जो है वो बाहर से खरीद कर लेकर आते हैं। तो अगर यहाँ पर सोचो 20% अगर हम लोग ब्लेंडिंग अपने देश में से करने लगे तो बाहर से कितना खरीद कर लेकर आएंगे, अब 65% खरीद कर लेकर आएंगे। तो इसमें कितना हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो बच जाएगा, डिपेंडेंसी कितनी कम हो जाएगी बाहर वाले देश पर, पोल्यूशन कितना कम हो जाएगा, क्योंकि ये एक तरीके से नेचुरल चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये आप लोग इस तरीके से समझ सकते हैं। तो जो फार्मर यहाँ पर प्रोवाइड करा रहे हैं यहाँ पर, उनके लिए अपॉर्चुनिटी है कि अपने एग्रीकल्चर को डाइवर्सिफाई किया जाए यहाँ पर इनकम बढ़ाने के लिए, और इंटीग्रेट किया जाए क्रॉप जो है वेजिटेबल फ्रूट वगैरह इनको, ताकि प्रमोट किया जाए डाइवर्सिफिकेशन, और इनको कमर्शियल क्रॉप की तरीके से देखा जाए ताकि किसानों को फायदा हो और किसान जो है वो एक चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट न रहे। तो ये सारी की सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। तो जरूरी है किसानों के वेलफेयर के बारे में भी सोचना है यहाँ पर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अभी अगर मैं आप लोगों को एक आंसर राइटिंग का अगर क्वेश्चन भी यहाँ पर बोलने लगूँ कि हाँ किस तरीके से आप लोग इसको देखते हैं, तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। जैसे किसान जो है उनको बहुत सारी प्रॉब्लम यहाँ पर झेलनी पड़ती है अगर बात करें, ठीक है। तो आप लोग बोल सकते हैं कि हम लोग आज के डेट में सेल्फ सफिशिएंट हैं एग्रीकल्चर के फील्ड में, पर फिर भी हंगर लेवल जो है अलार्म कंडीशन पर रहता है हमारा। क्या सिचुएशन है इसके चलते, क्यों आखिर हम लोग चीज़ें लोगों तक नहीं पहुंचा पाते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर में कि इसके ऊपर कुछ अपना टिप्पणी करो, टीका और टिप्पणी करो इसके ऊपर, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आप लोगों में दिखाता हूँ काफ़ी इंटरेस्टिंग, जो कि आप लोग देखिए टॉपिक पढ़ना ये तो सब पढ़ लेते हैं, पर लेकिन टॉपिक की प्रैक्टिस करना ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है, तभी आप लोग एग्जाम में उस चीज़ को याद रख पाओगे। तो प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब तक प्रैक्टिस ना हो जाए ये मत समझ लेना कि आप लोगों का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया। तो प्रैक्टिस जरूर करनी है, ठीक है। जैसे कि कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं जिनका आंसर आप लोगों को देना है, देखता हूं कौन कौन सही आंसर देता है। फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस बेस्ड ऑन द रंगराजन कमेटी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिला। क्वेश्चन नंबर 1,
सॉरी स्टेटमेंट नंबर 1, शुगर कैन जो प्राइस है वो रिकमेंड किया जाता है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर और अनाउंस किया जाता है यहाँ पर कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस के द्वारा, जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा चेयर किया जाता है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3 या फिर नन ऑफ द अबव? सही आंसर क्या है? अगर ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे तो क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे पाएंगे। क्या है सही आंसर? क्या बोला यहाँ पर? शुगर कैन प्राइस जो है वो रिकमेंड किया जाता है कैबिनेट कमेटी और इकोनॉमिक अफेयर। ऐसा था क्या? ऐसा होता तो यहाँ पर कैबिनेट कमेटी और इकोनॉमिक अफेयर जो है यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर चेयर कर रहे हैं, तो ये अनाउंस करने वाली है। यहाँ पर करने वाला कौन है? कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी आप लोगों से एग्जाम में बन चुका है यहाँ से, इसलिए ध्यान रखिएगा इसको। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, तो उल्टा कर दिया यहाँ पर क्वेश्चन आप लोगों के लिए। रंगराजन कमेटी ने रिकमेंड किया, बिल्कुल सही है, पर लेकिन यहाँ पर एग्रीकल्चर कमीशन है जो बेसिकली यहाँ पर कॉस्ट एंड प्राइस वाला, वो बताता है प्राइस ये होना चाहिए, रिकमेंड करता है, और फिर कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर जो कि प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा चेयर की जाती है, वो देखने की मिलेगा कि वो उसको एक्सेप्ट कर रही है फिर नहीं कर रही है। तो स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो गई कतई, और आंसर आप लोगों का यहाँ पर बी हो गया, है कि नहीं। गन्ना उगाने के लिए देश में कैसा माहौल होना चाहिए? तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो ठीक ठाक होना चाहिए, आर्द्रता होनी चाहिए, यानी कि ह्यूमिड होना चाहिए क्लाइमेट। लार्जेस्ट प्रोडक्शन कंज्यूमर शुगर कैन है आफ्टर ब्राजील इंडिया है। महाराष्ट्र टॉप पर हो चुका है फिलहाल इसमें, तो ये बात बोली गई है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? 1, 2, 2, 3, 1, 3 या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो याद रखिएगा यहाँ पर ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है तो कंफ्यूज नहीं होना है। इसका आंसर सी आप लोगों को देखने को मिलेगा। हम दोनों में ही यहाँ पर है, इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और कंज्यूमर है यहाँ पर, ना कि ब्राजील, पीछे छोड़ चुके हैं उसको। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर? आंसर यहाँ पर सी हो गया, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन देखिए, इंडियन शुगर मिल एसोसिएशन के बारे में बोला जा रहा है। ये एक प्रीमियर शुगर ऑर्गेनाइजेशन है। इसी के साथ में ये एक तरीका इंटरफेस है बिटवीन गवर्नमेंट और शुगर इंडस्ट्री, जो कि दोनों में बैलेंस बनाने का काम करती है। जैसे नहीं ट्रेड यूनियन के बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था जब इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज के लेक्चर लिए थे, तो ट्रेड यूनियन के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था वहां पर कि ट्रेड यूनियन क्या करती है, जो लेबर है यानी कि जो काम करने वाला है और जो मालिक है यानी कि जो काम देने वाला है, उनके बीच में बैलेंस बनाने का काम करती है, ताकि जो लेबर है उसको अच्छी खासी सपोर्ट मिल सके, वहां पर उसकी जो बातें हैं वो सब तक पहुंचाई जा सके। तो एक मीडियम की तरीके से इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही यहां पर ये इंडियन शुगर मिल एसोसिएशन जो है वो मीडियम का काम करती है एक तरीके से यहां पर, ठीक है। इंटरफेस बिटवीन जो यहाँ पर बेसिकली गवर्नमेंट और शुगर इंडस्ट्री। ऑब्जेक्टिव क्या है कि इंश्योर किया जाए फंक्शनिंग, जो फंक्शन चल रहा है वो ढंग से, इंटरेस्ट बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक मिल इन द कंट्री, जो उनके सेफगार्ड को ध्यान में रखा जा सके। सही आंसर आप लोगों को यहाँ पर बताना है। क्या सही आंसर बताना है? नहीं, इनकरेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, वरना क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को पढ़ा भी बर्बाद करके चला जाएगा। ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3 या फिर नन ऑफ द अबव? सही आंसर क्या है ये बताइए। यहां पर जहां पर ओनली शब्द आ जाया करे ना, थोड़ा सा सतर्क हो जाया करो। मैंने आप लोगों को बोला था कि प्राइवेट और जो पब्लिक है दोनों के लिए यहां पर देखने को मिलता है, पर लेकिन यहां पर पब्लिक लिख दिया, तो ये स्टेटमेंट आप लोग यहां पर गलत हो गई। और ओनली पूछा है गलत कौन सी होगी, तो 1, और करेक्ट पूछता तो यहां पर करेक्ट वाला बी का आंसर आ जाता। तो ये आप लोगों से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, ठीक है। चलिए जब पढ़ ही लिया तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। यहाँ पर बोला गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग चैलेंजेस रिलेटेड टू शुगर कैन प्रोडक्शन? तो पैदावार कम होती है, लो शुगर रिकवरी होती है, हाई प्रोडक्शन कॉस्ट होती है और लो क्रेसिंग सीजन होता है। सही आंसर क्या है ये आप लोगों को यहां पर बताना है, जिससे कि आप लॉन्ग क्रेसिंग सीजन बोला जा रहा है। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है यहाँ पर? 1, 2, 3, 2, 3, 4, 1, 3, 4 ऑल ऑफ द अबव? तो क्या बताएं यहाँ पर? ये आप लोग यहाँ पर देखते हैं क्या क्या बोला गया। सारी की सारी चीजें आप लोगों के सामने लिखी हुई यहाँ पर, कोई भी डाउट अब आप लोगों को नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है। तो शॉर्ट क्रेसिंग जो यहाँ पर टाइम होता है, पर लेकिन यहाँ पर लॉन्ग लिख दिया, तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। आंसर यहाँ पर ए हो गया, है कि नहीं। तो पूछे जा रहे हैं कि नहीं पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस जो है शुगर कैन का, वो अप्रूव किसके द्वारा किया था? 2015 में। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया गया। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर अप्रूव बोला गया। अप्रूव कौन करता है? कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड द इंस्पेक्शन, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एंड द मार्केट कमेटी। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से बनते हैं। तो आप लोग बताओ अब आंसर क्या होगा? आंसर क्या हो गया? आंसर यहां पर इसका ए हो गया, ये याद रखिए। तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, यहां से आप लोगों का आंसर निकल कर आ गया। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ना, तो आप लोग समझ सकते हैं डायरेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 2020 में पूछा गया यहाँ पर कि नेशनल जो यहाँ पर इंडियन नेशनल पॉलिसी ऑन द बायोफ्यूल के बारे में बात की गई। तो कई सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए आप लोग के। रॉ मटेरियल जो है बेसिकली यूज किए जाने की बात की गई थी कि इससे हम लोग काम कर लेंगे। तो बात की जा रही है यहाँ पर, कई सारी स्टेटमेंट है यहाँ पर। तो ये सारे के सारे प्रोडक्ट की बात की जा रही है। तो इसमें से तीसरा और इसमें से पांचवा आप लोगों को देखने, चौथा नहीं, तीसरा और चौथा नहीं आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। आंसर ए रहेगा। बेसिक फंडा यहाँ पर ये था
कि उन्हीं प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जाना है बायोफ्यूल बनाने में जिनका नॉर्मली जो यूज़ किया जा रहा है लोगों के द्वारा उसमें वहाँ पर उनकी कमी ना हो। जिसकी बहुत ज़्यादा कमी है उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि अबंडेंस का इस्तेमाल होना चाहिए, ना कि उन चीज़ों का इस्तेमाल होना चाहिए जो ऑलरेडी कम है। इससे तो दिक्कतें देखने को मिल जाएगी बहुत सारी, ठीक है, तो ये समझ सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। इंक्रीजिंग द शुगर प्रोडक्शन के बारे में यहाँ पर अगर बात करें तो एडवांटेज क्या है उसके बारे में, तो सारी की सारी स्टेटमेंट जब आप लोग पढ़ोगे तो आंसर आप लोगों को सी देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर अभी क्या बोला गया है इसमें अगर आप लोग ध्यान से देखो तो यहाँ पर बोला गया कि 10% ब्लेंडिंग का बात की गई थी 2022 तक का, अब 20 हो गई 2025 तक का, ठीक है। तो 10 था तो यहाँ पर 2025 तक का है, ना कि 2030 तक का। तो ये स्टेटमेंट क्या है यहाँ पर, ये एक तरीके से गलत स्टेटमेंट होगी। बाकी सारी की सारी सही है जो आप लोगों को यहाँ पर बताई है, ठीक है। और जो क्वेश्चन दिया है कि किस तरीके से हम लोग सेल्फ सफिशिएंट होने के बाद भी भुखमरी देखने को मिलती है, तो उसके बहुत सारे रीजन है यहाँ पर, उनको सोचकर आप लोगों को लिखना है। तो देखता हूँ कौन सा आंसर देता है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन भी थी, स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी थी। अब एग्रीकल्चर किसके अंदर में आता है ये आप लोगों को बताना है। यूनियन लिस्ट के अंदर में आता है, स्टेट लिस्ट के अंदर में आता है, या फिर कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर में आता है, यानी कि समवर्ती सूची के। एक क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है। कैसा लगा आर्टिकल, सारी बात समझ में आई? फ्री फेयर एंड रेम्युनेटिव प्राइस, स्टेट एडवाइस प्राइस, या फिर एमएसपी के बारे में कंफ्यूजन तो नहीं है ना? गन्ने के बारे में सारी बातें आप लोगों को बता दी। यूपीएससी ने जो क्वेश्चन पूछा है वो भी आप लोगों को यहाँ पर अटेम्प्ट करा दिए। खुद से ही बनाए गए जो क्वेश्चन थे वो भी आप लोगों के सामने यहाँ पर आप लोगों के रखे। तो इस तरीके से टॉपिक को तैयार करना कहते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन आप लोग आसानी से सोल्व कर पाओगे, ठीक है। तो कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी हो तो बताना, उसको दूर किया जाएगा। आई होप कि माइंड में क्लैरिटी आई होगी। बताना जरूर, अगर डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। दोस्तों जब भी हमारे देश में कोई इलेक्शन होता है तो वो एक त्यौहार की तरीके से होता है। आखिर हो भी क्यों ना यार, दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी में से आप लोग हमको बोल सकते हैं कि हम लोग दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है। अगर बात करें यहाँ पर बाईपोल के बारे में, तो बाईपोल में आप लोगों को बताने वाला हूँ काफ़ी तसल्ली में। इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, जिसको पता है कि बाईपोल क्या होता है वो कमेंट बॉक्स में बताना। बाकी जब मैं एक्सप्लेन करूँगा तो एक एक बात आप लोगों को समझ में आएगी। और यहाँ से ऑलरेडी एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है तो बताऊंगा भी कि कैसे क्वेश्चन यहाँ पर बना था। तो ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, कुछ टेक्निकलिटीज़ हैं इसके अंदर में, इसीलिए मैं इस पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोकस दूंगा। बहुत ही प्यारा सा एक छोटा सा टॉपिक आप लोगों का कवर होने वाला है। अभी रिसेंटली बाईपोल देखने को मिला है, उसके चलते यहाँ पर ये न्यूज़ में आ गया, असेंबली की सीट के लिए भी और एक लोकसभा की सीट के लिए भी। दोस्तों अगर बात करें इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, जो कि मैंने बोला बाईपोल जो है ये पॉलिटी के अंदर यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है जीएस पेपर 2 के अंदर में। न्यूज़ में किस लिए आया, ये इसलिए आया क्योंकि मैंने अभी बताया आप लोगों को कि एक लोकसभा और यहाँ पर इसी के साथ में यहाँ पर पंजाब, उत्तर प्रदेश और मेघालय और उड़ीसा में कॉन्स्टिट्यूएंसी की सीट के लिए भी यहाँ पर बाईपोल देखने को मिला। बाईपोल का प्रावधान आखिर हमारे संविधान में है कहाँ पर? सबसे पहले तो जब भी हम लोग इलेक्शन के बारे में बात करते हैं तो याद रखिएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक संवैधानिक बॉडी है और आर्टिकल 324 याद रखिएगा उसको पावर देता है कि हमारे देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराए जाएं। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जब भी मैं आप लोगों से इलेक्शन के बारे में बात करता हूं तो याद रखना रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट है, यानी कि 2 कानून है हमारे देश के अंदर में। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 जो कि जनता के लिए होता है नॉर्मली, और यह है 1951 जो कि जनता के चुने गए नुमाइंदों के लिए होता है। अब यहाँ पर टेक्निकलिटीज़ क्या है, नॉर्मली जब हमारे देश में इलेक्शन होते हैं हम लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर जिसको आप लोग हिंदी में संसद बोलते हो, या फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको आप लोग हिंदी में, देखिए इनसे एक बात और याद रखिएगा आप लोग यहाँ पर बेसिकली अगर बात करते हैं एमएलए, ठीक है, तो एमएलए और एमपी में कंफ्यूज हो जाते हैं। जो एमएलए होता है उसको आप लोग बोलते हो बेसिकली विधायक, ठीक है, तो एक तरीके से जो लोकल एरिया में काम करते हैं विधायक जी होते हैं, ठीक है। पर लेकिन जो सांसद जी होते हैं वो हमारी संसद में जाकर बैठते हैं, तो कंफ्यूज मत होना इन दोनों में। संसद में सांसद होते हैं जिनको आप लोग एमपी बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और जो स्टेट के अंदर में होते हैं वो विधायक जी होते हैं जिनको एमएलए बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो कंफ्यूज मत होना इसके बीच में, ठीक है। कई सारे बच्चे स्टार्टिंग में जब पढ़ने बैठते हैं तो इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट जैसा मैंने बताया ये जनता के लिए है 50 वाला। आखिर पहले जनता आएगी, वही तो अपने नुमाइंदों को चुनेगी, उसके बाद में नुमाइंदे आएंगे यानी कि जिनको हम लोग चुनकर भेजते हैं, सांसद और विधायक साहब। तो यहाँ पर इसके बारे में जो मेंशन किया गया है वो सेक्शन 151A के तहत आप लोगों को देखने को मिलेगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है यहाँ पर ये इलेक्शन कंडक्ट कराता है, और यहाँ पर क्या होता है ये हाउस ऑफ पार्लियामेंट या फिर असेंबली के अंदर में बाईपोल कराते हैं विद इन 6 मंथ, अगर कोई भी यहाँ पर सीट जो है वो खाली हो जाती है। इस कॉन्सेप्ट को समझने की आप लोग कोशिश करो थोड़ा सा।
हमारे देश में इलेक्शन जो है वो 5 साल में आप लोगों को देखने को मिलते हैं। 5 साल से पहले अगर मान लीजिए इलेक्शन हुए अभी यहाँ पर 2019 में, और किसी पर्सन की डेथ हो जाती है यहाँ पर 1 साल बाद ही, या फिर 2 साल बाद, या फिर 1 महीने बाद, तो वो सीट जो है वो खाली हो गई। अब किसी ने वहाँ पर वोट दिया होगा, अब जिन लोगों ने वोट दिया है उनका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि उनका विधायक या सांसद जो है अब वहां पर नहीं रहे, उनकी डेथ हो गई किसी रीजन की वजह से, रेजिग्नेशन दे दिया, करप्शन के चार्ज लगे उनके ऊपर, कुछ भी कंडीशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो बहुत सारे इशू यहाँ पर निकल कर आते हैं। तो इस ड्यूरेशन में रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट जो है वो 1951 का, वो यहाँ पर क्या बोलता है कि जो लोग जिनका कोई रिप्रेजेंटेटिव अब उनके बीच में नहीं रहा, तो अगर उनसे बीच में से चुनकर कोई और दूसरा इंसान वहाँ पर जाकर नहीं बैठेगा अपनी पार्लियामेंट के अंदर में या फिर असेंबली के अंदर में, तो उनको रिप्रेजेंट कौन करेगा। इसका मतलब ये कि वहाँ पर कोई उनकी बातें रखने वाला रहा ही नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट में बोला गया कि 6 महीने के अंदर अंदर किसी दूसरे इंसान को चुनकर भेजो। 6 महीने का टाइम क्यों दिया गया है? क्योंकि कुछ तो टाइम होना चाहिए ना। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऐसा तो है नहीं कि हवा हवा में जल्दी जल्दी सारी चीज़ निपटा देगा, तो इसलिए यहाँ पर 6 महीने का टाइम दिया गया है। पर इसमें एक कैच है यहाँ पर, और उसी कैच से क्वेश्चन बनता है, और यहाँ से क्वेश्चन इसीलिए पूछा गया है जिसके बारे में आप लोगों से बात करने वाला था। बोला यह गया कि जैसे कि हमारे देश में नॉर्मली 5 साल का ड्यूरेशन रहता है जब यहाँ पर इलेक्शन की बात करते हैं। जैसे 2014 में इलेक्शन हुए हमारे देश में पार्लियामेंट के अंदर में, और फिर यहाँ पर जाकर 2019 में इलेक्शन हुए। 2019 में इलेक्शन हुए, 5 साल का ड्यूरेशन हो गया। इसी तरीके से जब हम लोग बात कर रहे हैं 2019 में इलेक्शन हुए, और नेक्स्ट इलेक्शन जो है वो 2024 में इलेक्शन होने वाले हैं। यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये, अगर अब किसी इंसान की डेथ होती है, अब मतलब अगर अब फिलहाल के टाइम पर आज की डेट में किसी इंसान की डेथ होती है, और यहाँ पर जब इलेक्शन की बात करें तो इलेक्शन का लगभग 1 साल से कम ड्यूरेशन बचा हुआ है। यानी कि एक तरीके से इलेक्शन जो है उसमें लेस देन 1 ईयर बचा हुआ है इलेक्शन होने में, और यहाँ पर किसी की डेथ होती है तो यहाँ पर इलेक्शन करवाना कोई ज़रूरी नहीं है। यानी कि यहाँ पर इलेक्शन करवाना कोई ज़रूरी नहीं है। रीज़न क्या है कि 1 साल के बाद इलेक्शन होने ही वाले हैं। अब उस पर्टिकुलर पर्सन को 1 साल के लिए चुनकर भेजा जाएगा क्या? वैसे भी 6 महीने के लिए यहाँ पर बात करें तो आप लोग देखते हैं कि ऑलरेडी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा कि टाइम दिया जाता है, तो 6 महीने और काउंट कर लेता है। तो चलो कोई नहीं, जब इतना हो गया तो इतना और सही, क्योंकि पूरा सिस्टम जोड़ना पड़ता है इलेक्शन करवाने के लिए, और 1 साल बाद इलेक्शन ही है यहाँ पर, तो 1 साल से कम ड्यूरेशन बचा हुआ है, तो बाई इलेक्शन नहीं होंगे। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कई बार, कि इस तरीके से भी यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर एक पॉइंट दिया हुआ है कि इस तरीके से भी कुछ यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, बाई इलेक्शन होने का इम्पैक्ट क्या पड़ता है अगर कोई पूछे, तो इसका एक तरीके से बोल सकते हैं कि मान लीजिए 5-6 सीट है और उस पर बाई इलेक्शन हो रहे हैं, तो इसकी वजह से कई बार जो है पॉलिटिकल पार्टी तक चेंज हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि पता चला किसी और पॉलिटिकल पार्टी का जीत कर आ गया, अब तक कोई और पॉलिटिकल पार्टी थी, तो मेजोरिटी में भी इम्पैक्ट पड़ता हुआ आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा। ठीक है, और इससे एक तरीके से टेस्ट हो जाती है इलेक्ट्रोल स्ट्रेटजी भी। जैसे मान लीजिए अभी मान लीजिए 1 साल से ज़्यादा समय बचा हुआ है। ठीक है, और अभी यहाँ पर 2024 में इलेक्शन होने वाले हैं। 1 साल से ज़्यादा समय बचा हुआ है और कई सारे लोगों की डेथ हो गई है। तो पॉलिटिकल पार्टी ये भी चेक कर पाती है कि जनता हमारे फेवर में है कि नहीं है, तो अपनी स्ट्रेटजी अगर उनको चेंज करनी है 1 साल के अंदर में, तो वो अपनी स्ट्रेटजी भी चेंज कर पाती है। तो यही बात यहाँ पर बोली गई है कि इम्पैक्ट भी पड़ता है, मेजोरिटी पर इम्पैक्ट पड़ता है, अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर पाती हैं, पर लेकिन ये 1 साल से ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन यहाँ पर होना चाहिए। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव तो ये है कि यार सामने वाले का भी कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। तो ये बातें भी हमारे देश के अगर बात करें कानून में यहाँ पर लिखी गई है बाकायदा, कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस तरीके से बाई इलेक्शन यहाँ पर कराएगा। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यार, इससे यहाँ पर क्वेश्चन बना है ऑलरेडी, तो मुझे लगा कि कॉन्सेप्ट को इस तरीके से पढ़ाया जाए कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी रहे। समझ में आया? कोई डाउट है तो बताना जरूर। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो यहाँ पर इसकी नई डायमेंशंस जो है वो खोजने की कोशिश की जा रही है, जैसे कि संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का स्टार्टअप फोरम। स्टार्टअप यार आज के डेट में एक ऐसी चीज़ हो चुकी है कि कहीं ना कहीं हर एक कंट्री इसको सपोर्ट कर रही है। इससे गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा हो जा रहा है, अगर देश में बहुत सारे स्टार्टअप आ रहे हैं तो गवर्नमेंट का जो जॉब देने वाला फंडर रहता है कि हाँ हमको ही जॉब देनी है, वो उनके ऊपर से बर्डन हट जाता है। यानी कि खुद जनता जो है वो सामने आती है और वो यहाँ पर इस तरीके का माहौल बनाती है ताकि देश के अंदर में बहुत सारे जॉब जो है वो निकलती है यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिले। तो 3rd एडिशन जो है यहाँ पर संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन फोरम का, तो उसके बारे में बात की जा रही है। तो ये अभी यहाँ पर देखने को मिला। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्टअप से रिलेटेड हमारे देश के अंदर में आप लोगों को पता है चेयरमैनशिप है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की।
तो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन फॉर इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में आता है, उसने यहाँ पर अभी इसका फर्स्ट एवर फिजिकल संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप जो है वो फोरम अभी न्यू दिल्ली में इसका देखने को मिला। देखिए फिजिकल पहला था, मतलब फिजिकल मतलब जब प्रेजेंट रहे थे फिजिकली यहाँ पर जो लोग अलग अलग कंट्री के, उनके बीच में स्टार्टअप उनके बीच में यहाँ पर ये पूरा एक तरीका मीटिंग हुआ, पर लेकिन इवेंट ये थर्ड था। रीजन क्या है, अब तक कोविड-19 की वजह से पब्लिकली आकर नहीं मिल पा रहे थे, पर अब यहाँ पर मिल पा रहे हैं। तो यहाँ पर प्रमोट किस तरीके से कर सकते हैं इनोवेशन, कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं, यहाँ पर किस तरीके से एनकरेज कर सकते हैं यूथ और टैलेंट को इनोवेटिव सॉल्यूशन लाने के लिए, तो इस चीज़ पर फोकस देने की बात की जा रही है। कोलैबोरेशन और एंटरप्रेन्योरशिप और क्रिएट ए कॉमन प्लेटफॉर्म शेयरिंग विद द बेस्ट प्रैक्टिस, तो ये बातें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो बात की जा रही है यहाँ पर रोल ऑफ बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल एंगेजमेंट की यहाँ बात की जा रही है, और कैसे क्लोज टाई यहाँ पर एक दूसरे के साथ में बिल्ड कर सकते हैं, ये भी एक मुद्दा आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। यानी कि ये एक ऐसा तरीका है जिसमें आप लोग अच्छे लेवल पर काम कर सकते हैं एक दूसरे के साथ में मिलकर। तो एक बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है, इसके बारे में भी याद रखिएगा क्योंकि हमारे देश में देखने को मिल रही है। और बाकी संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को कई बार बता भी दी है। अगर फिर भी कुछ डाउट है तो बताना जरूर कि इसके अंदर मेंबर कौन कौन से हैं। ठीक है, ईरान जो है अभी नया मेंबर आप लोगों को यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। ऑब्जर्वर अफगानिस्तान, बेलारूस, मंगोलिया आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है, जल्दी ही यहाँ पर और भी कई सारे मेंबर जुड़ेंगे इसमें, क्योंकि इस तरीके से यहाँ पर माहौल बना हुआ है फिलहाल संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन को देखकर, जैसे इसको एशियन नेटो की तरीके से देखा जा रहा है। इंडिया और पाकिस्तान एक साथ में मेंबर बने। रसिया ने बोला इंडिया को ऐड करूंगा, पाकिस्तान चाइना ने बोला मेरा लंगोटिया यार भी आएगा। रसिया बोला कौन भाई, अच्छा पाकिस्तान। चलो ठीक है भाई बुला लो, हम क्या कर सकते हैं। तो ये चल रहा है इसमें, तो ये है बेसिक इन्फॉर्मेशन, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर जिंदगी में अगर कुछ आप लोग करना चाहते हैं तो आप लोग को सक्षम होना पड़ेगा। तो ऐसे ही यहाँ पर सरकार भी कई सारे प्रोग्राम लॉन्च करती है। ऐसा ही एक सक्षम प्रोग्राम के बारे में आप लोगों से बात करूंगा। ये अभी पीआईबी के द्वारा ये इन्फॉर्मेशन कवर की गई यहाँ पर। तो सक्षम बेसिकली लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात की जा रही है। तो यहाँ पर स्टिमुलेटिंग एडवांस नॉलेज फॉर सस्टेनेबल हेल्थ मैनेजमेंट, मतलब बड़ा ही प्यारा सा एक एक्रोनिम है कि कैसे हम लोग अपनी स्टिमुलेट कर सकते हैं, यानी कि बढ़ा सकते हैं एडवांस नॉलेज सस्टेनेबल हेल्थ मैनेजमेंट के लिए। ये सक्षम है। सक्षम जो है डिक्लेयर किया गया एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म जिसमें ऑनलाइन ट्रेनिंग और मेडिकल एजुकेशन प्रोवाइड कराई जा रही है यहाँ पर हेल्थ प्रोफेशनल को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यहाँ पर इस चीज़ों को पहुँचाया जा सके। किसका है, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा 10 मई को यहाँ पर ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर न्यू दिल्ली में इसके द्वारा ये पूरा डेवलप किया गया। ऑब्जेक्टिव सीधा सीधा ये है यार यहाँ पर कि इंश्योर करना कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द हेल्थ प्रोफेशनल फॉर द प्राइमरी हेल्थ जो सेंटर होते हैं, और इसी के साथ में लोकेट करना इन रूरल और एक तरीके से रिमोट एरिया के अंदर में, जहाँ पर अक्सर डॉक्टर भी जाते हुए कतराते हैं कि इतनी बड़ी पढ़ाई करिए अब गांव में जाकर नहीं रहेंगे, बिजली की भी अगर पानी की भी ढंग से व्यवस्था नहीं है वहाँ पर, तो क्या दिक्कत यहाँ पर हमको देखने को मिले, क्या फ़ायदा है हमारा। तो यानी कि अब टेक्नोलॉजी वहाँ पर उन लोगों को भी कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि फैसिलिटी प्रोवाइड कराने का काम करती है। तो मोर देन 200 पब्लिक हेल्थ और 100 क्लिनिकल जो एक कोर्सेज हैं इसके थ्रू प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम लोग ये चीज़ें पहुंचा सकें। क्योंकि लिमिटेड सीट होती है, अगर बात करें जो भी हमारे जो रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट होते हैं, तो उसके चलते यहाँ पर ऐसा कोई भी सिस्टम निकाल के लाना ये ज़रूरी है, ताकि एक अच्छा माहौल बना जा सके। ठीक है, आप लोग क्या राय है इसके बारे में बताना जरूर। दोस्तों आज का डिस्कशन यही रखते हैं, जिसका पेपर है वो पेपर देना और 9:30 बजे प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाना एप्लीकेशन के ऊपर, और इसी के साथ में बाकी जो शाम को या फिर जब भी टाइम लगे या मॉर्निंग में अगर वीडियो देखने के जस्ट बाद भी, तो मम्मी से बात करना और बताना जरूर किस किसने कर लिया है। ठीक है, शर्माना नहीं है, फिर से बोल रहा हूँ, जिस किसी ने कभी इस तरीके से बोला नहीं है तो शर्माना नहीं है, अच्छा मौका है। ठीक है, अपनी शर्म को खोलने का। तो अच्छे से एंजॉय करिए, और सारी पीडीएफ जो है आप लोगों को टेलीग्राम पर भी मिल जाती है और एप्लीकेशन पर भी, वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा, और मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। मौज लो, रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो, एंजॉय करो और खुश रहा करो। ठीक है, ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू, एग्जाम अच्छे से देकर आना। ठीक है।